हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास। तो आज के इस लेक्चर में बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना सर्कुलर मोशन के बहुत ही इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। तो बहुत सारे बच्चों के पास में बेटा यह पेपर होगा, बहुत सारे लोगों के पास बेटा जो आप देख रहे वीडियो नहीं होगा। तो बेटा सारे क्वेश्चंस ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए हैं और हम इस क्वेश्चन को 1 by 1 from 1 to 30 questions. This is the set of the 30 question. All the questions framed from the circular motion. तो हम बेटा पूरी थ्योरी इसका एक्सप्लेन करते हुए और इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सर्कुलर मोशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। नीट 2022 में सर्कुलर मोशन से 5 क्वेश्चन पूछे गए। हाँ बेटा, अब इतना इम्पॉर्टेंट है तो कब इससे से 5 क्वेश्चन आ जाएगा, 4 क्वेश्चन आ जाएगा, 3 क्वेश्चन आ जाएगा बेटा कोई नहीं जानता। तो आप नीट 2025 में बैठने वाले हो, 2026 में, 2030 में बेटा चाहे जब भी आप बैठने वाले बेटा, तो दिस चैप्टर इज मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लेकिन हम लोग अभी बात करते हैं बेटा जस्ट कमिंग एग्जाम 2025 नीट 2026, नीट 2025 और IIT 2025 2026 की बात करते हैं। तो इसके लिए बेटा 30 क्वेश्चन का एक सेट है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। P100 फिजिक्स, मैं SD पांडे, SDP सर। तो चलिए शुरू किया जाए बेटा। वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यह वीडियो आपके लिए बेटा। यदि आपको IIT क्रैक करनी है, नीट क्रैक करना बेटा, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है कि अच्छा IIT इंस्टीट्यूट में जाना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप चैनल जरूर सब्सक्राइब किए होंगे बेटा, चेक कर लीजिएगा। यदि ना सब्सक्राइब किए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब करना बेटा। अपने अगल बगल में जो भी दोस्त हों, फ्रेंड हों, अन्य अदर स्टूडेंट्स हों, तो उनसे ज़रूर बोलिएगा कि P100 फिजिक्स में पढ़ें ज़रूर, और वह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब उनसे भी कह के करवाइएगा। कॉपी पेन आपके पास होगी, पूरा क्वेश्चन बेटा शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छी तरह से नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक से नोट करिएगा, क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझिएगा। मैं थ्योरी के साथ ही साथ पूरे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करूंगा। अच्छा, और बेटा ये बात और कि यह सर्कुलर मोशन के प्लेलिस्ट में ये वीडियो मिलेगा आपको। ये वीडियो सर्कुलर मोशन के प्लेलिस्ट में है बेटा। तो सर्कुलर मोशन में इसके पहले जो बेसिक थ्योरी है ना, वो बहुत ज़्यादा मैं दिया हुआ हूँ बेटा, और भी वीडियो जिसके पहले के हैं सर्कुलर मोशन के। तो यदि आप थ्योरी बहुत अच्छी तैयार हो गई हो, पढ़ चुके बेटा, तब फिर देखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा भी कहीं पर वीक है तो आप सर्कुलर मोशन के अदर वीडियोज बेटा इसी प्लेलिस्ट में, इसी वीडियो के आसपास में ऊपर नीचे होगा, तो आप सारे वीडियोज सर्कुलर मोशन को पूरा कॉन्फिडेंस मतलब आ जाए इस चैप्टर पर, पूरा ग्रिप में आपके मुट्ठी में बेटा, तो पूरे वीडियो सर्कुलर मोशन के अवश्य देख डालिएगा। एक एक चैप्टर के वीडियो बेटा चाहे 5 हो, 6 हो, 10 हो, 8 हो, सब अच्छी तरह पढ़ डालिए, देख डालिए, नोट्स बना डालिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि पार्टिकल ऑफ द मास m, कह रहा बेटा कि कोई एक पार्टिकल है जिसका मास m है, ए पार्टिकल ऑफ मास m ना बेटा। तो कह रहा बेटा कि इस क्वेश्चन में कि ए पार्टिकल इज ऑफ मास m, क्या कह रहा बेटा, अटैच टू द वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ l, यानी कि l लंबाई का बेटा कोई एक स्ट्रिंग है जिससे पार्टिकल अटैच है जिसका मास m है। कह रहा कि व्हाइल अदर एंड फिक्स एट हाइट h, क्या बेटा कि इसका जो रस्सी का जो स्ट्रिंग का ना बेटा जो दूसरा एंड है वो h हाइट पर फिक्स है वो फ्रॉम द टेबल, और ये किसी टेबल के ऊपर की बात हो रही है। पार्टिकल मेक्स p रिवॉल्यूशन, देखो बेटा ये नंबर ऑफ द रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, दिस दैट इज यू नो दैट इज द फ्रीक्वेंसी, तो दिस इज गिवन p पर सेकेंड। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द p, कह रहा कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मैक्सिमम क्या होगा बेटा p इफ द पार्टिकल इज टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द टेबल, तो टेबल के कॉन्टैक्ट में रहे पार्टिकल तो फिर मैक्सिमम p का मान क्या होगा। ओके बेटा, जैसे अब क्वेश्चन को समझाऊं, कह रहा है कि ये टेबल ले लीजिए, ये टेबल है बेटा, ये सामने टेबल हॉरिजॉन्टल में, ऐसे टेबल सोचिए, मन में सोच लिया बेटा। तो एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर एक कोई पॉइंट है बेटा h, जैसे मान लीजिए कि कुछ भी मतलब सीलिंग वगैरह है, तो वहाँ पर एक वहाँ से ना बेटा एक स्ट्रिंग, एक रस्सी बंधी हुई है और उसके उस एक एंड बंधा हुआ है और दूसरे एंड पर एक मास रखा हुआ है। और कह रहा है कि इस टेबल पर बेटा
यह मास ऐसे ही ना सर्कुलर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करा किसके ऊपर, टेबल पर। अब कह रहा है कि मैक्सिमम कितना नंबर रहे, किसका, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, चक्करों की संख्या, नंबर ऑफ द रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड हियर इन योर क्वेश्चन, इट इज गिवन बाय द पी रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में, तो एक सेकेंड में जितना रिवॉल्यूशन पर सेकेंड होता बेटा, जानते हो कि दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, तो वही तो फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बेटा, तो वही कह रहा है कि वो कांटेक्ट में बना रहे तो कितना चक्कर मैक्सिमम होना चाहिए एक सेकंड में, दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर बेटा? आप कहीं भी पढ़े हो बेटा, किसी भी कोचिंग के स्टूडेंट हो, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, कहीं पर भी पढ़ रहे हो, और यदि ये चैप्टर पढ़े हुए हो, पढ़ चुके हो, तो आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। एक सेकंड के लिए वीडियो को रोकिए, इसको सॉल्व करिए और तब फिर ये सॉल्व देखिए, ठीक? हाँ, आ जाओ बेटा। अब आइए, चलिए, अब यहाँ पे आप बेटा मैच कराइए अपना, यदि पढ़ चुके हो तब बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है बेटा तैयारी पर, तो तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करो। अदरवाइज आप पहले हम बताते हैं बेटा। देखो, अब आपको 4 ऑप्शंस आर गिवन टू हियर, 2 पाई रूट GH and so there are 4 options are given to you. What will be the diagram of this? तो डायग्राम देखो बेटा क्या होगा। डायग्राम बना दिया है हमने, इस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बना हुआ है तो हमने बना के समझाने के लिए आपको डायग्राम बनाया बेटा। क्या कि दो बेटा, यहाँ पे डायग्राम बेटा, तो जैसा देखते हैं, दो बेटा, यहाँ पर यह एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर बेटा देखो, यहाँ पे मास, ये यहाँ पर स्ट्रिंग बंधी हुई है, ये रस्सी स्ट्रिंग है बेटा, और ये एक मास है बंधा हुआ है, सीधा मास mg/t डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड बटा हमेशा mg काम करता है, तो ये डाउनवर्ड नीचे काम कर रहा है। यह एंगल सपोज का बेटा थीटा एंगल मान लिया जाए, जो स्ट्रिंग बना रही है ना बेटा एंगल, वो थीटा है, और ये वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन से बेटा एंगल बना रहा थीटा। और कहाँ है क्वेश्चन में कि यह जो बेटा टेबल है ना, तो जो पॉइंट बंधा हुआ है स्ट्रिंग का, वह h हाइट पर है, तो ये हाइट बेटा, ये हाइट h दिया हुआ, इसी को h बोला है। रस्सी की लंबाई, स्ट्रिंग की लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टेकन L, दिस एंगल इज थीटा, एंड दिस मास इज मेकिंग सर्कुलर मोशन इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द टेबल। तो यह टेबल के कॉन्टैक्ट में बेटा ये इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब देखो बेटा, इस सर्कुलर मोशन का मैं कहूँ कि रेडियस क्या होगा, तो देखो बेटा, ये स्ट्रिंग की लेंथ L है, तो यह एंगल के सामने जानते बेटा हमेशा थीटा होता है एंगल के सामने, तो R हो गया, R इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर मोशन, एंड नाउ विल बी हाउ मच R, तो देखो बेटा R किसके बराबर होगा बेटा, तो साफ दिख रहा है कि एंगल के सामने है ना, तो एंगल के सामने हमेशा क्या आता है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर पे क्या होता है, साइन थीटा। तो देखो बेटा ये R बराबर क्या हो गया, L साइन थीटा, तो R बिकम्स L साइन थीटा, नो प्रॉब्लम बेटा। अच्छा, जानते बेटा कि स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा किधर होता है, तो ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टुवर्ड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो बेटा अब ये मास है, तो ये टेंशन T है ना। अच्छा, अब देखो बेटा ये एंगल थीटा है, तो अल्टरनेट एंगल दिस एंगल आल्सो विल बी थीटा। अब ये बेटा T है, तो ये हो गया क्या, T cos थीटा, और एंगल के सामने साइन होता है, तो ये बन गया T साइन थीटा। जानते बेटा कि कहीं पर भी यदि सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये देखना होता है कि हु इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। एनीवेयर in any question, whatever be the question is given, but first of all you have to check that who is providing the required centripetal force. तो here who is providing the required centripetal force, वही देगा बेटा जो रेडियस पर होगा, टुवर्ड द सेंटर होगा। तो अब रेडियस पर टुवर्ड द सेंटर, तो रेडियस इज हियर, ये है बेटा R, और है वहाँ कौन, T साइन थीटा। हु विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, T साइन थीटा। तो T साइन थीटा बेटा, तो T साइन थीटा इज हियर, तो T साइन थीटा इक्वल टू हाउ मच, दैट इज m r ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द T साइन थीटा। अब तो T साइन थीटा इक्वल टू बेटा T साइन थीटा, चूंकि R बराबर अभी भी निकाले हो बेटा, यहाँ पर R बराबर निकाले हो L साइन थीटा,
तो टी साइन थीटा इक्वल टू एम और आर का मान है एल साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर वैल्यू पुट किया बेटा। अब देखो यहाँ भी साइन थीटा और यहाँ भी साइन थीटा एंड साइन थीटा बिकम्स फ्रॉम बोथ साइड दैट विल कैंसिल। अब पाओगे क्या, यहाँ पर बचा केवल टी बेटा और यहाँ पर बचा एम एल ओमेगा स्क्वायर एम एल ओमेगा स्क्वायर। तो अब इक्वेशन आ गया बेटा एम एल ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड नाउ कम ऑन। अब देखो बेटा अदर पॉइंट पे चलते हैं। देखो बेटा ये जो मास है ना, अब ये देखना होगा इस क्वेश्चन में कि ये जो मास है बेटा इसके मास, इसका जो वेट डाउनवर्ड वर्टिकली mg काम कर रहा है, तो इसको कौन, इसके मास को कौन बैलेंस कर रहा है। कहीं पर भी जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट हो, जैसे मान लो बेटा कि यह पेन है और इस पेन को मैं हैंड पे रखा हूँ, तो वेयर इज mg एक्टिंग डाउनवर्ड। mg इस पेन का वजन, वेट ऑफ दिस mg एक्टिंग डाउनवर्ड। तो ये mg डाउनवर्ड काम कर रहा है बेटा, हैंड पर फोर्स लगा रहा है mg। तो हैंड क्या कर रहा है, इसके ऊपर इवरी एक्शन है सेम एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो यह हैंड भी इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड दैट फोर्स इज द नॉर्मल। तो नॉर्मल एक फोर्स ऊपर लग रहा है पेन पर, और पेन किस पर लग रहा है, हैंड पर। तो एक्शन हो रहा है हैंड पर और रिएक्शन हो रहा है पेन पर। तो दो जो रिएक्शन होता है बेटा, चूँकि वह ऑलवेज सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर होता है, तो चूँकि वह ऑलवेज सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर होता है बेटा, इसीलिए कहते हैं इसको क्या, इसको कहते हैं नॉर्मल फोर्स, बिकॉज इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर, ओके बेटा। तो अब क्या देखना बेटा, यहाँ पर जो टेबल है ना, तो टेबल तो ऐसे है और मास इस पर ऐसे, स्ट्रिंग ऐसे है और मास इसी पर रिवॉल्व कर रहा है टेबल पर। तो टेबल पर जब बेटा mg तो डाउनवर्ड हो गया, अब इसका नॉर्मल फोर्स ऊपर हो गया और ऊपर की तरफ एक कंपोनेंट पहले से ही मिला हुआ था t cos थीटा, देयरफॉर द नेट फोर्स एक्टिंग अपवर्ड विल बी t cos थीटा प्लस द नॉर्मल फोर्स n। तो t cos theta plus normal force n, this is the upward force and that balancing the mg, and therefore now you can write from this in the vertical direction, you can write t cos theta plus n equal to mg। आप लिख सकते हो बेटा, वर्टिकल के लिए देखो बेटा बैलेंस कर दिया, ये हो गया, जानते बेटा। अब देखो बेटा जब तक ए पेन हैंड पर रहेगा, जब तक ए पेन हैंड पर रहेगा, कांटेक्ट में रहेगा, तब तक ये mg लगाएगा इस पर और इसके ऊपर नॉर्मल लगेगा। लेकिन क्या, लेकिन जब पेन हट जाएगा कांटेक्ट से, तो क्या नॉर्मल रह गया, नहीं। तो जब दो बॉडी कहीं पर भी एक दूसरे से कांटेक्ट लॉस कर देती हैं, व्हेन दे लॉसेस कांटेक्ट, यानी कांटेक्ट जब लूज कर देती हैं, तो जब कांटेक्ट लूज करती है बेटा, कांटेक्ट का लॉस हो जाता है, संपर्क से हट जाती हैं, तो नॉर्मल तुरंत जीरो हो जाता है। जैसे देखते होंगे बहुत तेज़ी से कार यदि जा रही है तो उसका बेटा ड्यू टू द मच स्पीड, तो जब भी देखते होंगे टायर सड़क को छोड़ के उछल के चलता है। तो जब टायर सड़क को छोड़ता है तो उस समय नॉर्मल जीरो हो जाता है बेटा, यानी कि वर्टिकल फोर्स इतना ज़्यादा उस पर लग रहा है बेटा कि हवा में उछलता है, तो उस समय नॉर्मल जीरो हो जाता है। यानी कि कभी भी बेटा जब कोई दो बॉडी आपस में कांटेक्ट लॉस करती है तो नॉर्मल जीरो होता है। बॉडी कांटेक्ट तभी लॉस करेगी जब नॉर्मल जीरो होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, कह रहा है कि व्हाट, अभी इस क्वेश्चन में पूछा कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ द रिवॉल्यूशन, व्हाट शुड बी मैक्सिमम नंबर ऑफ द रिवॉल्यूशन पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में मैक्सिमम संख्या कितनी बार चक्कर करें ताकि कांटेक्ट लॉस ना हो। अब इस क्वेश्चन का अप्रोच ये है बेटा कि हम कह रहा कि लॉस ना हो, कांटेक्ट लॉस ना हो। तो अब हम ये कह रहे हैं बेटा कि यदि कांटेक्ट लॉस हो जाता तो क्या होता, अब यहाँ से स्टार्ट करना होगा। चलिए अब हम कह रहे हैं बेटा कि एट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा, यानी कि किस ओमेगा पर कांटेक्ट लॉस हो जाएगा। तो एट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ओमेगा व्हेन n इक्वल टू 0 कांटेक्ट विल लॉस, यानी कि अब हम ये देखने जाते हैं बेटा कि वह कौन सा ओमेगा है कि जिसमें कांटेक्ट लॉस हो जाएगा। तो अब क्या दे बेटा, अब यहाँ पर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो n का मान 0 हो जाएगा।
जो ही एन का मान बेटा इस इक्वेशन में जो ही एन का मान 0 होगा तो बचेगा टी कॉस थीटा बराबर एम जी। तो बचा टी कॉस थीटा बराबर एम जी। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि कॉन्टैक्ट लॉस होता तो क्या होता। तो कॉन्टैक्ट लॉस होता तो नॉर्मल 0 होता, और जब नॉर्मल 0 होता तो टी कॉस थीटा बराबर एम जी होता। तो टी का मान निकल जाता एम जी बाई कॉस थीटा। तो टी का मान आ गया बेटा एम जी बाई कॉस थीटा। हो गया बेटा। देखिए अब टी बराबर आ गया बेटा एम जी बाई कॉस थीटा। और एक इक्वेशन हम लोग पहले से पाए हुए हैं बेटा, टी बराबर एम एल ओमेगा स्क्वायर, जो ऊपर मिला हुआ है टी बराबर एम एल ओमेगा स्क्वायर। ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा हियर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस टी। तो टी की वैल्यू पुट किया बेटा एम जी बाई कॉस थीटा। तो एम जी बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या हुआ बेटा एम एल ओमेगा स्क्वायर। एम एल ओमेगा एम बिकम्स कैसे फ्रॉम बोथ साइड, here you will get you will get ओमेगा स्क्वायर फ्रॉम हियर बेटा। डिटरमाइन करो ओमेगा स्क्वायर, एल का मान नीचे, एल नीचे चला गया बेटा, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो गया बेटा। तो यहाँ से पा गए हम लोग ओमेगा स्क्वायर बराबर पा गए बेटा जी अपान एल कॉस थीटा, पा गए। अच्छा अब ओमेगा की वैल्यू कितने आ गया बेटा जी अपान एल कॉस थीटा रूट में आ गई। ओमेगा बराबर क्या हुआ अंडर रूट जी अपान एल कॉस थीटा। कॉस थीटा कहाँ है बेटा, यही है एंगल हम लोग का, स्ट्रिंग ये है, बॉब यहाँ पर है बेटा। ऐसे ही सर्कुलर मोशन कर रहा बेटा, इस तरह से कर रहा है, और यही हम लोग का रेडियस था, यही हम लोग का रेडियस आर था। यहाँ पे टी साइन थीटा था बेटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो जानते हैं बेटा कि इस एंगल के लिए ये बेस बनेगा। तो यह बेस ये हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपान हाइपोटेन्यूस यानी कि एच बाई एल। तो कॉस थीटा की वैल्यू आई बेटा एच बाई एल। अब यहाँ पे बेटा कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दिया एच बाई एल कर दिया, एल से एल कैंसिल हो गया। अब बचा क्या जी अपान एच। तो ओमेगा की वैल्यू आई कितना जी अपान एच, यानी कि यही वह ओमेगा मैक्स है बेटा, यही ओमेगा यह मैक्स है कि इसके ऊपर ये ओमेगा मैक्स नहीं हुआ बेटा, बल्कि ये ओमेगा मिनिमम हुआ। ये ओमेगा क्या हुआ बेटा, ये ओमेगा ना, हाँ ये ओमेगा मिनिमम हुआ बेटा, यानी कि इसी पे कॉन्टैक्ट लॉस कर दिया। तो इसके ऊपर, इसका मतलब कि ये हुआ बेटा कि इस वैल्यू के ऊपर हमेशा कॉन्टैक्ट लॉस हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसी पे किया है। तो इसी के ऊपर कोई भी मान ओमेगा का होगा तो इस पे वैल्यू यानी कि उसमें कॉन्टैक्ट लॉस हो जाएगा, यानी कि यह बाप टेबल को छोड़ देगा, यानी कि जो मास है टेबल को छोड़ देगा बेटा। तो मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी एट विच कॉन्टैक्ट लॉसेस ना बेटा, तो ये वही वैल्यू है मिनिमम, यानी इस पे लॉस हो जाएगा। तो इस पे लॉस हुआ तो इससे ज़्यादा कुछ भी रहेगा तो इस पे लॉस हो जाएगा। तो न लॉस हो तो इसीलिए अब क्या करना पड़ेगा, कितना अच्छा तरीका बेटा कि इसके ऊपर लॉस होगा तो इससे कम पे नहीं होगा। अब देखो बेटा, तो लेट कॉन्टैक्ट शुड नॉट बी लॉस, यानी कि यदि कॉन्टैक्ट को लॉस न होना हो तो क्या होगा, यदि कॉन्टैक्ट को लॉस न होना होगा तो क्या होगा बेटा, तो ओमेगा दैट शुड बी लेस देन अंडर रूट जी बाई एच। तो ओमेगा शुड बी लेस देन जी बाई एच। ओमेगा इक्वल टू बेटा क्या होता है 2 पाई एन, और एन के स्थान पे दिया है पी, तो 2 पाई पी। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो पी का मान हर हाल में लेस देन होना चाहिए। तो पी इक्वल टू बेटा क्या हो गया 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई एच, एंड देयरफॉर दिस इज योर फैंटास्टिक आंसर, एंड दैट इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके फैंटास्टिक बेटा, कहीं पे कोई दिक्कत, फिजिक्स बहुत आसान होती है बेटा। ओके नेक्स्ट कह रहा कि ये बेटा, तो हाँ अब ये बात और बेटा कि चलिए बेटा, तो यहाँ पर थोड़ा सा नंबरिंग हम वही लिए बेटा, नंबर वही पड़ा हुआ है कि जो आपके पास कुछ लोगों के पास पेपर होगा बेटा, और क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन का नंबर बेटा क्या है उसे डज नॉट मैटर, बस हमको क्वेश्चन देखना है क्या पूछ रहा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, इन बोथ एग्जामिनेशन, योर IIT मेन एग्जाम एंड आल्सो हैज बीन आस्क्ड इन द मेडिकल एंट्रेंस। ओके बेटा, तो कम ऑन द पॉइंट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो कह रहा बेटा कि ये ट्यूब ऑफ द लेंथ L इज फिल्ड कंप्लीटली विथ एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ऑफ द मास m, यानी कि लिक्विड का मास m है बेटा, एंड क्लोज्ड एट बोथ एंड्स। कह रहा कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, व्हाट इज द फोर्स एक्ट ऑन द अदर एंड। देखो बेटा, तो कह रहा कि फोर्स, इसका आंसर देखा जाए बेटा कौन है, तो आंसर है ml ओमेगा स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बट व्हाई एंड हाउ। ओके तो आंसर बेटा, तो दिस इज द आंसर, ऑप्शन फर्स्ट इज द आंसर। लेकिन अगेन क्वेश्चन से हाउ एंड व्हाई। चलो बेटा, तो आइए हम प्रूफ करके दिखाते हैं बेटा कि व्हाट इज द क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे दो प्रोसेस बताते हैं। एक
तो मौखिक देख के आंसर मार दीजिए, और दूसरा मैथमेटिकल तरीका जो इंटीग्रेट करके हम लोग प्रूफ करते हैं। तो बेटा आइए इसका पूरा डिटेल कंसेप्ट हम सिखाते हैं आपको बेटा। आंसर पहले क्लियर हो जाए बेटा, हाफ ml ओमेगा स्क्वायर है। चलिए बेटा अब आइए देखिएगा, जो बेटा जैसे मान लीजिए कि बेसिक थ्योरी पे पहले चलते हैं बिल्कुल जीरो से ना बेटा, समझा जाए। तो जैसे मान लीजिए कि एक कोई मास है जिसका मान है m, और एक रस्सी मीन्स एक स्ट्रिंग है बेटा, एक रस्सी है जिसका लेंथ है l, और यह इस पे अपनी एक्सिस पर ना, ये अपने एक्सिस पर बेटा ओमेगा से ये हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूम रही है। तो मैं आपसे पूछूं बेटा कि यस व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, हु इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो तुरंत कहोगे बेटा कि जो रस्सी में टेंशन होगा टी, तो दैट इज along द रेडियस टुवर्ड द सेंटर। और जानते बेटा कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट ए रियल फोर्स, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्कुलर मोशन। Centripetal force is the requirement of the circular motion, and this is not a real force. This always will be provided by any external source of the force. Just in the case of the revolution of the earth around the sun, it will be provided by, it always provides by the force of the gravitation between the sun and the earth. In the case of the revolution of the moon around the earth, it will be provided by, it will always provide by force of attraction between the moon and the earth. In the case of the revolution of electron around the nucleus, in the case of the revolution of electron around the nucleus, the centripetal force always provided by the force of electrostatic force of attraction between the positively charged nucleus and the electron. Therefore, in the different cases, you see in the examples that in the different cases there are different forces who are providing the required centripetal force. And therefore you can say now that the centripetal force is not a real force, but it is the requirement of the circular motion. Okay beta? So this is the requirement of the circular motion. First of all, when you are solving the question, so first of all you have to check that who is the providing required centripetal force. ओके बेटा, तो अब यहाँ पर जस्ट एक एग्जाम्पल आपके सामने बेटा, तो दिस स्ट्रिंग इज मेकिंग द सर्कुलर मोशन, द मास इज मेकिंग द सर्कुलर मोशन अराउंड दिस विद द कांस्टेंट वेलोसिटी ओमेगा। द क्वेश्चन इज दैट हु इज द प्रोवाइडेड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप क्या कहेंगे बेटा कि रेडियस पर कौन है, टेंशन, तो टेंशन विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप कहेंगे कि T इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। एंड नाउ द क्वेश्चन दैट आर रेडियस, कहाँ से कहाँ हम रेडियस को लेते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट कि मीन्स कि बेटा हम रेडियस को कहाँ से कहाँ तक नापते हैं। देखो बेटा, हमेशा जो वस्तु मोशन में होती है ना, जो वस्तु मोशन में होती है बेटा, तो वह उसका सेंटर ऑफ मास और एक्सिस के बीच हमेशा नापते हैं। मीन्स द ऑलवेज द मेजरमेंट ऑफ दिस आर ना बेटा, जो रेडियस लेते, आखिर रेडियस लेते कहाँ से कहाँ तक है। तो जो वस्तु सर्कुलर मोशन कर रही, जो वस्तु सर्कुलर मोशन कर रही होती है, उसका सेंटर ऑफ मास और जो एक्सिस है बेटा, एक्सिस के बीच की डिस्टेंस को लेते हैं। अब अपना क्वेश्चन को देखो बेटा, आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि यह एक रॉड है और यह ओमेगा से घूम रहा बेटा, और यहाँ पर एक ना, यहाँ पर बेटा यह एक वाटर ट्यूब है। बोल रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि यह एक वाटर ट्यूब है बेटा, यह एक वाटर ट्यूब है और इसमें इनकम्प्रेसिबल लिक्विड भरा हुआ है ना बेटा। तो इसमें जो है इनकम्प्रेसिबल बेटा, ये यहाँ पे एक लिक्विड भरा हुआ है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड भरा हुआ है। यानी इनकम्प्रेसिबल करने का मीन्स बेटा कि इसका वॉल्यूम वगैरह में कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, रोटेशन के कारण यह लिक्विड भरा हुआ। कह रहा है कि इसकी पूरी लंबाई L है, पूरी लंबाई इसकी ट्यूब की L बेटा। कह रहा है कि इस फोर्स पर कितना, यहाँ पर इस एंड पर कितना फोर्स लग रहा है, आपको फोर्स बताना बेटा। आउटर एंड पर कितना फोर्स लग रहा है, और ये ट्यूब घूम रहा है बेटा इस तरह से। कौन सा कॉन्सेप्ट, इनर्शिया और नॉन इनर्शिया। जहाँ पर भी कहीं पर भी क्वेश्चन में आपको दो वस्तुएं दिखाई दे जाएं और दोनों आपस में संपर्क में रहें और एक के पास एक्सीलरेशन हो,
तुरंत इनर्शिया और नॉन इनर्शिया से क्वेश्चन बस फटाफट हल। हाँ कैसे, तो आइए बेटा दिखाऊं कैसे। देखिए अब यहाँ पे साफ दिख रहा है बेटा कि यह बेटा यहाँ पर साफ दिख रहा है कि जो ट्यूब है वह ट्यूब किस में है, वह है बेटा इनर्शिया में। ट्यूब है इनर्शिया में। वाटर किस में है बेटा, तो वाटर हो गया वाटर, तो वाटर है बेटा नॉन इनर्शिया में। इनर्शिया एंड नॉन इनर्शिया, तो वाटर बेटा नॉन इनर्शिया में। अब जो बच्चे बेटा आप जो वीडियो देख रहे हैं, यदि आपको इनर्शिया और नॉन इनर्शिया नहीं पता बेटा, तो इसी लेक्चर में, इसी प्लेलिस्ट में सर्कुलर मोशन में बेटा बहुत सारे हमने इनर्शिया और नॉन इनर्शिया का वीडियो दिया हुआ है, तो प्लीज़ आप वहाँ पे देख लेना बेटा। यहाँ पे मैं केवल अभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ अभी थ्योरी का वीडियो जब उसका बनाऊंगा ना, जब दूंगा, इसके बाद थ्योरी भी अभी बताऊंगा फिर से। तो अभी जब थ्योरी दूंगा बेटा तो आपको वहाँ पर क्लियर होगा कि इनर्शिया और नॉन इनर्शिया क्या होती है। तो बहुत सारे बच्चे जो नहीं जानते बेटा, तो मैं आपको भी बाद में बताऊँगा। हाँ लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है बेटा कि इसी प्ले लिस्ट में सर्कुलर मोशन वाला जो प्लेलिस्ट है बेटा जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर उसी के आसपास के वीडियो में देखेंगे ना, तो ये सब कुछ मैं ऑलरेडी दिया हूँ। तो थोड़ा भी डाउट जिस बच्चे को बाबू, तो आप तुरंत क्या करना वहाँ पे देख लेना। ठीक है बेटा, आ जाओ अब यहाँ पे चलो। तो अब बेटा, तो अब इनर्शिया, अब यह इनर्शिया में क्यों है, इसलिए है क्योंकि एक देखो बेटा कि एक राड से अटैच है, पहले से वो रोटेशन में, अर्थ के संपर्क में है, या ज़मीन पर राड होगी तो इनर्शिया है। और जब कोई बॉडी इनर्शिया में होती है और उसके पास एक्सीलरेशन होता है, तो उसके अंदर, उसके ऊपर कांटेक्ट में कहीं पर भी जो दूसरी बॉडी होती है वह नॉन इनर्शिया में ऑटोमेटिक आ जाती है। तो यह वाटर किस में आ गया, नॉन इनर्शिया में आ गया। अब जो बॉडी नॉन इनर्शिया में आती है वह उसी का एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में गेन कर लेती है। तो मैं कहूँ कि यह राड जहाँ है बेटा, यह राड, इस राड का मैं कहूँ कि राड के पास कितना एक्सीलरेशन है, तो आप कहेंगे सर कि राड के पास जो एक्सीलरेशन वह सेंटीपीटल एक्सीलरेशन होगा। तो इसके पास सेंटीपीटल एक्सीलरेशन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, हर बिंदु पर सेंटीपीटल एक्सीलरेशन है। तो इसके पास तो बेटा सेंट्रीपीटल एक्सीलरेशन है, इसके पास, राड के पास कितना, AC इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R ना बेटा, इसके पास एक्सीलरेशन है। अब सवाल है बेटा कि ये R हम कौन वाला ले, आ गया ना क्वेश्चन कि R हम कौन वाला ले। अब देखो बेटा, तो जब इसके पास एक्सीलरेशन है और ये है बेटा, देखिएगा अब इसके पास एक्सीलरेशन है राड के पास, तो जो मास है वो तो नॉन इनर्शिया में है, तो वही एक्सीलरेशन राड पा जाएगा, कितना, वही एक्सीलरेशन राड पा वही एक्सीलरेशन वाटर पा जाएगा। जो वस्तु नॉन इनर्शिया में होती है वही एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में गेन कर लेती है। तो अब ये पूरा का पूरा वाटर क्या हुआ बेटा, पूरा का पूरा वाटर अपोजिट डायरेक्शन में पा गया उतना ही एक्सीलरेशन, कितना, ओमेगा स्क्वायर R। क्योंकि पूरा मास कितना बेटा, पूरा मास है m, तो ये हो गया बेटा m। तो पूरा फोर्स कितना हो गया बेटा, तो पूरा फोर्स हो गया ना m ओमेगा स्क्वायर R, ये तो पूरा फोर्स हो गया। लेकिन अब सवाल ये बेटा कि हम मास नाप, अभी देखें पिछले क्वेश्चन में, अभी जस्ट इसमें मैं बताया हूँ कि रेडियस जो होता है, यह रेडियस कहाँ से कहाँ तक नापा जाता है, तो रेडियस का मेजरमेंट कहाँ से कहाँ तक, एक्सिस से जो वस्तु सर्कुलर मोशन कर रही हो उसके सेंटर ऑफ मास तक। तो अब यहाँ पे बेटा ये वाटर तो यहाँ से ले करके यहाँ तक फैला हुआ है वाटर, पूरा यहाँ से वहाँ तक। तो हम क्या करें, हम मास, इसका R का मान कहाँ से कहाँ तक ले, हो गया ना क्वेश्चन बेटा, हम R का मान ले कहाँ से कहाँ तक। तो इसके लिए तो अभी फर्स्ट क्लास का बेटा, इसके लिए तो अभी हम फर्स्ट क्लास का कंसेप्ट आपको बताए ही है, क्या कि अब ये देखें कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है। तो जब कोई भी वस्तु होमोजीनियस होती है, यूनिफॉर्मिटी होती है, एक समान बनी होती है, डेंसिटी में, क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई चेंजिंग नहीं होती है बेटा, तो उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा उसके मिड पॉइंट पर होता है। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास बेटा मिड पॉइंट पर हम मान लिए यहाँ है। तो अब पूरा रेडियस, या जो रेडियस की जिसकी हमको ज़रूरत थी बेटा,
वो कहाँ से कहाँ तक हो गया, तो अब वह हुआ एक्सिस से सेंटर ऑफ मास होता है, तो r बराबर डेटा बेटा एक्सिस ये है, सेंटर ऑफ मास ये है, तो ये डिस्टेंस हुआ ना। तो जब वो डिस्टेंस हुआ बेटा तो r बराबर हो गया L/2। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अब बात रही कि m ओमेगा स्क्वायर r की, तो r बराबर हुआ L/2, यानी कि यहाँ पर कितना फोर्स बाहर लग रहा था बेटा, तो F बराबर कितना हो गया, m ओमेगा स्क्वायर r था ना। तो अब बेटा फोर्स कितना हुआ, तो F बराबर m ओमेगा स्क्वायर, r का मान क्या रखूँ, L/2, तो F बराबर कितना आ गया बेटा, m ओमेगा, बेटा तो हाफ कर दिया जाए तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर l। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर बेटा। हो गया बस। देखिए फिजिक्स बहुत आसान होती है बेटा, फिजिक्स बहुत आसान होती है। अब जा देखना, अब इसको सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड। तो जब इतना बेहतरीन मेथड है तो आप कहेंगे सर क्यों दूसरा बता रहे हैं, रहने दीजिए, पर्याप्त द बेस्ट है सर, एक लाइन में निकल गया, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगा दिया, आ गया। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस अभी आएंगे बेटा आपके IIT मेंस वगैरह में, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि जहाँ पर ये जो नियम हम बताएंगे ना, तो ये नियम आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इससे होगा क्या, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया और प्लस नए क्वेश्चन के लिए आप रेडी हो गए। तो आपके नीट में IIT मेंस में बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो आइए थोड़ा दूसरा मेथड है बेटा, और वह मेथड है इंटीग्रेशन। तो चलिए बेटा इसी आंसर को अब हम थोड़ा दूसरे नियम से देखते हैं बेटा। देखिएगा ये ट्यूब था, बेटा, और यहाँ पर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी थी। इसमें होमोजीनियस लिक्विड भरा हुआ बेटा, इसमें होमोजीनियस लिक्विड भरा हुआ है। इस एंड पर पूछ रहा है फोर्स कितना लग रहा है, F। टोटल मास m है, टोटल लेंथ L है पूरा, ना बेटा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा लेंथ L है बेटा, और हमको फोर्स बताना है। अच्छा हम लोग जानते हैं बेटा कि फोर्स जो F होता है, तो हम जानते हैं बेटा कि जो फोर्स लगेगा इस वाटर पर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो इधर लगता है बेटा, सेंट्रीपिटल, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स FC डैश इधर लगेगा, इतना तो क्लियर है। और FC डैश बराबर होता है बेटा क्या, मास m ओमेगा स्क्वायर इंटू r, ये होता है बेटा। अब फिर यहाँ पे दिक्कत ये है कि यदि यहाँ इतना देखा जाए तो मास केवल इतना ही लेना है ना, यदि यहाँ पे देखूँ तो मास तो इतना ही लेना है, यहाँ पे देखूँ तो मास इतना ही लेना है बेटा, यह लेना है। इसका मतलब यह बेटा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मास वेरी कर रहा है, हर बिंदु पर अलग अलग मास है कि नहीं। ओमेगा सबका बराबर है, एक ही ओमेगा सबका रहेगा, लेकिन सबका मास अलग अलग है, तो बिंदु पर फोर्स बेटा जब मास चेंज हो रहा होगा तो पूरा का पूरा फोर्स भी बदल रहा होगा। तो जब कभी भी ऐसा सिचुएशन होता है बेटा, तो जानते हो कि ऐसे सिचुएशन के लिए इंटीग्रेशन प्रोसेस होता है। तो अब हमने सोचा बेटा कि बीच में क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। छोटा सा एलिमेंट मीन्स इज टेकन ए स्मॉल पार्ट ऑफ दिस लेंथ, तो दैट इज सपोज दिस इज द dx एंड द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर इज x। यानी कि माना बेटा कि x डिस्टेंस पर ये छोटा सा मास लिया, यानी कि छोटी सी लंबाई ले लिया। इसमें जो वाटर इनक्लोज्ड होगा उस वाटर के मास को dm लिया, dm मान लिया, सपोज स्मॉल मास ऑफ दिस पार्ट ओनली। और लंबाई L का लिमिट कहाँ से कहाँ, तो यहाँ पर L बराबर 0 बेटा, और यहाँ पर लंबाई पूरी L है, यानी कि लिमिट L बराबर 0 से L हो गई। और अब हमने देखा कि इस छोटे से पार्ट पर हाउ मच सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एक्टिंग। तो अब इस पे देखो बेटा कि कितना फोर्स लग रहा है, तो ये मान लिया कि dF लग रहा है। एंड नाउ यू कैन राइट, देखो बेटा अब यह रेडियस बना इसका ना, छोटा सा हिस्सा मास का लिया गया, क्योंकि जानते बेटा कि छोटा सा हिस्से का निकाल लेंगे तो बाई मैथमेटिक्स यू नो कि जब छोटे से हिस्से का निकाल लोगे बेटा तो प्रॉपर लिमिट लेकर के जब इंटीग्रेट करोगे तो पूरा निकल जाएगा ना। तो चलिए, तो अब हम छोटा सा पार्ट ले लिया बेटा, dF विल बी हाउ मच,
तो नाउ यू कैन राइट डी एफ इक्वल टू हाउ मच, तो जानते बेटा कि एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो डी एफ बराबर एम मीन्स डी एम ओमेगा स्क्वायर एंड आर इज द एक्स, देयरफॉर नाउ डी एफ कैन बी रिटेन डी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स can be written. This is the df means small force acting on the small part dm. And what is the dm? Dm is the mass. Dm is the mass of the small part, small element. And now you have to find the value of the dm. dm का मान क्या है बेटा, पहले अभी निकाल लिया जाए। तो टोटल मास बेटा m है और पूरी लंबाई l थी, तो मास पर यूनिट लेंथ इज हाउ मच, तो मास पर यूनिट लेंथ को लिख सकते बेटा m by l। अब ये एज लंबाई कितनी बेटा, dx, तो देयरफॉर यू कैन राइट m by l into dx, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ dm, पुट द वैल्यू हियर। तो df इक्वल टू dm का मान रखूं तो m by l into dx हो गया बेटा, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, यू कैन राइट लाइक दिस। एंड नाउ df इक्वल टू हाउ मच, m अपॉन l ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं बेटा। अब इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ पे क्या मिला f, तो यहाँ पे बेटा जीरो से लेके प्रॉपर लिमिट इंटीग्रेट किया तो पाए क्या हम लोग, तो इंटीग्रेट किया बेटा तो पा जाएंगे, फाइनली पा जाएंगे बेटा, जीरो की लिमिट है तो पा जाएंगे हाउ मच f, टोटल फाइनल है f। m बाई एल इज कांस्टेंट बेटा, m बाई एल मास और लंबाई तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया। ओमेगा स्क्वायर भी कांस्टेंट है बेटा, बाहर निकाल दिया। और अंदर बचा कौन, x का dx, लिमिट कहाँ से कहाँ, l बराबर जीरो, बेटा x का मान कहाँ से कहाँ था बेटा, तो x की वैल्यू है x इक्वल टू जीरो टू x इक्वल टू l तक, x इक्वल टू l तक। नाउ इंटीग्रेटिंग दिस एंड सॉल्विंग, f इक्वल टू बेटा m बेटा f इक्वल टू m अपॉन l ओमेगा स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करो बेटा, इंटीग्रेट कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन टू एंड द लिमिट इज हाउ मच, फ्रॉम जीरो टू l। अगेन सॉल्विंग दिस, f विल बी हाउ मच, m अपॉन l ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, यानी कि बेटा l आ जाएगा यहाँ पे, तो l स्क्वायर बाई टू, एक्स इक्वल टू l है बेटा, जीरो वाली लिमिट है। अब इसको सॉल्व किया बेटा, l का एक l यहाँ से कैंसिल हुआ, अब f बराबर क्या पाए आप, हाफ m l ओमेगा स्क्वायर, तो आंसर वही आया। प्रोसेस दूसरा है। अब इसकी सहायता से हम लोग अन्य जो क्वेश्चंस होंगे वहाँ पर इस प्रोसेस को यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर यह देख रहे हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था बेटा इंटीग्रेशन, लेकिन आसानी से सेंटर ऑफ मास वाले नियम से आप सीधे आंसर मार सकते हैं। तो आपके सामने दोनों प्रोसेस बेटा, हाफ ml ओमेगा स्क्वायर। तो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन बाय द इंटीग्रेशन मेथड। क्लियर बेटा? और ये तो डायरेक्ट आ गया था, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगा दिया बेटा, तो ये सीधे आ गया था। ठीक, तो ये था क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर नंबर 1। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। तो 3 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर परहैप्स क्वेश्चन नंबर इज द 4, क्योंकि बेटा जो बहुत ही आसान थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, एक आध जो 1D के उनको छोड़ दिया गया है। चलो बेटा, तो देखो बेटा यहाँ पर ए पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन is acted upon by a force of the constant magnitude that is the always perpendicular to the velocity of the particle। ओके बेटा ध्यान दीजिएगा, बेटा ध्यान से थ्योरी यदि बहुत अच्छा पढ़े होंगे बेटा तो फटाफट बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। और हो सकता है कि आपके रियल एग्जाम नीट 2025 में या 2026 में जो देने वाले बच्चे, तो हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, और आना जरूर है, पक्का जरूर है बेटा। जो ब्लैक बोर्ड पर लिखता हूँ वही आता है, और आज तक के 20 साल के इतिहास में यही हुआ है बेटा। तो चलिए, तो ए पार्टिकल मूविंग इन प्लेन इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स ऑफ द कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, यानी कि फोर्स का मान है बेटा कांस्टेंट बना हुआ, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। देखो बेटा ऑलवेज परपेंडिकुलर, यानी कि फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल ना बेटा 90 बना हुआ है। देखते ही दिमाग में आ गया,
कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा वेलोसिटी के 90 डिग्री पर होता है। हाँ बेटा, टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, देखो बेटा वेलोसिटी और फोर्स के बीच का एंगल हमेशा 90 बना हुआ। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कह रहा कि अब बताओ करेक्ट स्टेटमेंट क्या, कह रहा कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो ऐसा तो होगा नहीं बेटा, एक्सेलरेशन कैसे कांस्टेंट होगा, जब सर्कुलर मोशन हो रहा होता है बेटा तो यहाँ पर एक्सेलरेशन बेटा AC है ना, यह AC दिशा यहाँ होगी, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज along द रेडियस टुवर्ड द सेंटर। तो अब यहाँ पर जब ये वस्तु यहाँ पे थी तो इधर ही था मान लो बेटा, तो जब यहाँ पर है तो AC इधर हो गया ना, जब वस्तु यहाँ पर पहुँची तो AC इधर हो गया ना, तो क्या डायरेक्शन समान है? नो। तो जब कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा और हम कहते हैं कि वह कांस्टेंट है, तो इसका सेंस होता है कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी कांस्टेंट होनी चाहिए और उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो चूंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू तो कांस्टेंट है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि कांस्टेंट ओमेगा है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो कांस्टेंट है बेटा, बट इट्स डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट एंड देयरफॉर द आंसर द फर्स्ट ऑप्शन ए एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब अगला कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, यस पक्का, काइनेटिक एनर्जी इज द स्केलर क्वांटिटी, यानी कि आपको दिशा का ध्यान नहीं देना है। ओमेगा मास ऑफ द बॉडी इज द m इज द कांस्टेंट एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द स्पीड मींस वेलोसिटी दैट इज द स्पीड, तो दैट इज द कांस्टेंट। यानी कि जब आप कहते हो बेटा काइनेटिक एनर्जी तो दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, और काइनेटिक एनर्जी बड़ा होता है हाफ mv स्क्वायर वेयर v इज द स्पीड नॉट वेलोसिटी, ये स्पीड होता है तो स्पीड तो कांस्टेंट है ही, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ओ बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, काइनेटिक एनर्जी विल बी द कांस्टेंट। अब कह रहा है कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, नो एब्सोल्यूट रॉन्ग। तो वेलोसिटी में बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में हर बिंदु पर डायरेक्शन चेंज होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज आल्सो रॉन्ग। कह रहा है कि द पार्टिकल विल मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ, पक्का अवश्य। कभी भी बेटा ध्यान रहे कि जब कहीं पर भी कोई फोर्स हो और बेटा वेलोसिटी हो और फोर्स हो और दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर हमेशा लगे रहे, तो एक ही पॉसिबिलिटी है केवल सर्कुलर मोशन की, तो सर्कुलर मोशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि कौन कौन, सी एंड डी, तो सी एंड डी यानी कि सी ऑप्शन, सी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर इज द ऑप्शन सी। ओके नेक्स्ट कह रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द ड्राइवर ऑफ द ट्रक मूविंग विथ वेलोसिटी v सडनली नोटिसेस द ब्रॉड वॉल in front of the him to avoid the crashing into the wall he should, क्या करना चाहिए बेटा? तो बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन। सपोज करिए कि आप ट्रक चला रहे हैं, या सपोज करिए बेटा कि आप कार चलाइए, क्यों ट्रक चलाएंगे, तो सपोज करिए बेटा कि यू आर ड्राइविंग ए कार, तो आप एक कार चला रहे हैं और जस्ट रोड पे आप जा रहे हैं पूरा मस्ती से, ओके, अचानक आपको बहुत बड़ा कोई पेड़ मान लीजिए सपोज करिए कि सड़क पे गिरा हुआ दिखाई पड़ जाए, या कोई ब्रॉड वॉल इज देयर, रोड इज ब्लॉक, यदि रोड ब्लॉक आपको दिखाई दे अचानक सडन, नाउ द क्वेश्चन दैट व्हाट शुड बी देयर, क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में, क्या करोगे? तो ब्रेक शार्पली एक ऑप्शन होगा बेटा, कि टर्न इन सर्कुलर, टर्न शार्पली, अप्लाई ब्रेक शार्पली ना बेटा, अप्लाई ब्रेक शार्पली। तो क्या करोगे कि अचानक ब्रेक बहुत तेज़ी से मारोगे, या कि तेज़ी से गाड़ी को मोड़ दोगे, या कह रहा कि टर्न शार्पली तेज़ी से मोड़ दोगे, कह रहा कि फॉलो ये वेवी कर्व यानी कि जिग जैग ऐसे ऐसे घुमाओगे तो क्या करोगे? तो ये है क्वेश्चन। तो अब करोगे क्या? यस, सोचो क्या करोगे, सोच लिया? हाँ, ब्रेक मारोगे पक्का? हाँ भाई, ब्रेक ही मारना, दिस इज द आंसर। तो अब सवाल ये बेटा कि मोड़ने में क्या बुराई था, और प्रूफ करके दिखाता हूँ बेटा कि वाई दिस इज द आंसर सी। तो जब बेटा सपोज करिए कि एक कार है बेटा, सपोज करिए एक कार है और ये रोड है बेटा, और ये रोड बेटा ब्लॉक, ये सामने दीवार है, वॉल है बेटा, और ये बेटा ये रोड है और ये सामने स्ट्रेट कार ही जा रही है वी वेलोसिटी से। अचानक जब भी वॉल दिखी इस ड्राइवर को, तो अब सपोज कर बेटा उस समय कुछ डिस्टेंस रही होगी, तो मान लिया कि डी डिस्टेंस पर इसे ड्राइवर ने, जो ड्राइवर यहाँ बैठा हुआ बेटा, तो डी डिस्टेंस पर देखा। अब इसके सामने दो ऑप्शन था, मोड़ने का ऑप्शन था कि यहाँ पे कार को टर्न कर लेता है इससे, तो अब दीवार के पहले इसको हर हाल में मुड़ जाना चाहिए ना, दीवार के पैरेलल हो जाएगा ताकि कोलिजन न होने पाए दीवार में।
अच्छा, अगर ब्रेक मारता है तो कार यहाँ पहुँच करके हर हाल में दीवार के पहले यहाँ पर वेलोसिटी v का मान 0 हो जाना चाहिए। ठीक, तो अब ये दो ऑप्शन यहाँ पे साफ दिख रहे हैं कि ये होना चाहिए। अब इसको यदि ये ब्रेक मारता, दोनों का कंपेयर किया जाए बेटा कि यदि ब्रेक मारता है तो क्या होगा। तो लेट शार्पली ब्रेक, यदि ये शार्पली बहुत तेजी से ब्रेक मारता है बेटा तो क्या होगा। तो यहाँ से बेटा स्टॉपिंग डिस्टेंस यानी कि डी डिस्टेंस स्टॉपिंग डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ पहुँचते पहुँचते हर हाल में रुक जाना, दीवार के पास 2 सेंटीमीटर पहले रुक जाना है। आजा बेटा देखना, तो जानते बेटा कि v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर माइनस 2as। ब्रेक मारने का मतलब कि सीधा स्ट्रेट जा रहा है, ब्रेक मारा है। तो 1D मोशन, थर्ड इक्वेशन लगा दो बेटा, गैलीलियो का थर्ड इक्वेशन लगा दो बेटा। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as एंड देयरफॉर दिस विल बी 0। ब्रेक मारने का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। u स्क्वायर मान लो बेटा उस समय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर 0 पर थी उसकी, u स्क्वायर माइनस 2as, तो 2as एंड व्हाट इज द रिटार्डेशन, मिनिमम रिटार्डेशन विल बी हाउ मच। तो a बराबर u स्क्वायर अपॉन 2as हो गया बेटा, a बराबर u स्क्वायर अपॉन 2as। तो दिस इज द मिनिमम रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड एंड लेट अस कंसीडर द मास बेटा देखो मास इसका कितना था m। तो यदि मैं कहूँ कि कितना फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी तो आप कहेंगे सर m में की आवश्यकता पड़ेगी। तो m यानी कि फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप दिस कार विल बी हाउ मच, तो दैट विल बी m u स्क्वायर अपॉन 2s। ओके बेटा, तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड फोर्स सिंस s स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो हम लोग लिए हुए हैं ना बेटा कि m u स्क्वायर और s का मान हम लोग d लिए हुए बेटा, तो 2d कर दिया। तो 2d मीन्स दैट सो मच फोर्स। देखो बेटा ब्रेक मार रहे हो, बहुत तेजी से ब्रेक मार के रोक रहे हो तो F इक्वल टू mu स्क्वायर अपॉन 2d की जरूरत पड़ेगी, इतना फोर्स रिक्वायर्ड होगा बेटा। दिस फोर्स विल बी रिक्वायर्ड, यानी कि रोकने के लिए, कार को रोकने के लिए बेटा जो फोर्स की आवश्यकता है वह mu स्क्वायर अपॉन 2d है। ओके, अब क्वेश्चन हुआ बेटा कि रोकने के लिए तो इसकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, यदि ना रोकते टर्न करते तो किसकी जरूरत पड़ती। तो यदि टर्न करते बेटा तो जहाँ से हम ये स्टार्ट किए ये तो सेंटर बन गया और ये इतनी डिस्टेंस रेडियस बने, क्योंकि यहीं से इसे मुड़ जाना है बेटा, यानी कि रेडियस क्या बना। तो देखो बेटा कि टर्निंग, यदि टर्निंग हो रही है तो क्या हो रहा है। तो टर्निंग में क्या हो रहा है बेटा, टर्निंग में जानते हो कि टर्निंग ये मतलब होता है सेंटीपिटल फोर्स, मतलब सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन तब तक नहीं होगा जब तक उसको सेंटीपिटल फोर्स ना मिले। तो FC बराबर क्या होगा बेटा, तो FC बराबर हो गया mv स्क्वायर अपॉन r होता है, जानते हो बेटा। तो FC बराबर क्या हुआ, तो FC बराबर हो गया बेटा mv स्क्वायर और r यानी कि r का मान तो d के बराबर है, तो d हो गया। अब हमारे सामने बेटा दो इक्वेशन है, ये टर्निंग के लिए सेंटीपिटल फोर्स मिनिमम इतना चाहिए और ब्रेक मार कर रोकने के लिए इतना चाहिए। इसका मतलब देखो बेटा कि देखो देख रहे हो ना बेटा, mu स्क्वायर अपॉन d उसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि यह जो ब्रेक मार के रोकने में आधा फोर्स की जरूरत पड़ रही है और ये इसका दोना है। यानी मतलब ये हुआ बेटा कि F जो ब्रेक में लग रहा है बेटा, ब्रेक मारने में, F जो ब्रेक मारने में लग रहा है बेटा वह जो FC का ठीक आधा है। तो गाड़ी को मोड़ने की बजाय ब्रेक मारने में आधा फोर्स की आवश्यकता होती है। ओके, तो कौन सा बेटर होगा, ब्रेक मारना। मोड़ेंगे तब तक जाके लड़ जाएगी, तो ब्रेक मारना द बेस्ट ऑप्शन। यानी कि आंसर किस पे मारना था बेटा, तो आपको आंसर मारना था अप्लाई ब्रेक शार्पली, आंसर इज द सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो बेटा यह जो केस है बेटा, यह जो केस है, सपोज करें कि एक रस्सी लिए हुए आप बेटा, यह एक रस्सी लिए हुए हैं और इसको वर्टिकल सर्किल में रोटेट करा बेटा, इस तरह से वर्टिकल सर्किल में ऐसे रोटेट करा बेटा, इस तरह से रोटेट कर रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि रेशियो ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट ए बी एंड सी। तो सपोज करिए बेटा कि आपके हाथ में एक रस्सी है, सपोज करिए ना, सपोज करिए बेटा आपके हाथ में एक रस्सी है और यहाँ पे है, मैं इसको दिखाऊँ बेटा, सपोज करिए बेटा कि यह एक रस्सी है ना, यह एक रस्सी बेटा, ठीक, और यहाँ पर एक मास बंधा हुआ है यहाँ पर, और इसको हम वर्टिकली ना बेटा, इसको हम वर्टिकली, ये रस्सी है बेटा इस तरह का, हाँ फर्स्ट क्लास, देखो बेटा ये, और हम इसको वर्टिकल प्लेन में घुमा रहे हैं, इस तरह से घुमा रहे हैं, इस तरह से घुमा रहे बेटा, ऐसे घुमा रहे हैं,
तो वर्टिकल प्लेन में वर्टिकल, यस ओके बेटा। तो हम वर्टिकल प्लेन में बेटा इसको घुमा रहे हैं। अब हो क्या रहा है, अब हो क्या रहा है बेटा, यहाँ पे देखिए। तो जब इसको वर्टिकल प्लेन में घुमाएंगे बेटा, तो ये क्या है, ये क्या बेटा, टेंशन टी, ये क्या है, mg18 डाउनवर्ड। तो जानते बेटा कि जब कभी भी सिंपल पेंडुलम को, कभी भी बेटा जब सिंपल पेंडुलम को वर्टिकल प्लेन में घुमाया जा रहा होता है बेटा, ना बेटा, कभी भी जब सिंपल पेंडुलम को बेटा वर्टिकल प्लेन में घुमा रहे होते हैं, और बेटा तो जब वर्टिकल प्लेन में बेटा कभी भी यदि घुमा रहे होते हैं ना, तो उस केस में क्या होता है देखते हैं। देखो बेटा, तो जब वर्टिकल प्लेन में घुमा रहे होते हैं तो यहां पर मिनिमम, तो इस पॉइंट का बेटा ये लोवेस्ट पॉइंट, पॉइंट इसको एल बोलते हैं, और लोवेस्ट पॉइंट पर बेटा मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी जितनी होनी चाहिए, तो जो मिनिमम वेलोसिटी बेटा यहाँ पर होती है √5 rg। इसको कहते हैं ना बेटा, इसको कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। अच्छा, और ये जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट होता है बेटा, यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी बेटा √3rg, ठीक बेटा। और जो टॉप पॉइंट की वेलोसिटी होती है बेटा यहाँ पर, ये होती है √rg। तो ये बेटा जब हम थ्योरी में ना बेटा, जब हम आपको इसी वीडियो के बाद थ्योरी वाला देंगे तो थ्योरी में हम इसको प्रूफ करेंगे, लेकिन आप बेटा जो पढ़े हुए हैं पहले से, तो इसी में बेटा इसी वीडियो के अगल बगल में देखिएगा, दूसरे वीडियो में बेटा ये सब कुछ वहाँ प्रूफ है। तो ये लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी बेटा √5rg। यहाँ की वेलोसिटी कितनी होती है हॉरिजॉन्टल वाले पॉइंट की √3rg। यहाँ की वेलोसिटी कितनी होती है बेटा √rg। क्या बोलते हैं इसको सभी को, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो इसको क्या कहेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट। इसको क्या कहेंगे बेटा, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द पी पॉइंट। इसको क्या कहेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट। ओके, तो ये फिक्स है बेटा। और जब फिक्स है तो कह रहा कि देखो बेटा, अब कह रहा है क्वेश्चन में आपको कि इस बिंदु की वेलोसिटी, इस बिंदु की वेलोसिटी और इस बिंदु की वेलोसिटी में क्या रेशियो होगा। तो ये तो साफ दिख रहा है, यहाँ पर √rg, यहाँ पर √3rg, यहाँ पर √5rg। तो दिस इज द आंसर। rg सभी में, rg बिकम्स कैंसिल। यह पहले वाला बिंदु इसको दिया बेटा, तो ये 1 हो गया बेटा, पहला वाला ये हो गया, ये √3 वाला हो गया बेटा ये वाला, और ये वाला √5 वाला हो गया। तो दैट इज द आंसर। आंसर इज द डी ऑप्शन, डी इज द आंसर बेटा, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट। हाँ बेटा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बेटा, चलिए। तो ये क्या होगा, हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ओके, छोटा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा कि पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर विथ ए कांस्टेंट स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड बेटा। कह रहा कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्या था बहुत ही आसान बेटा, कह रहा था कि एक्सेलरेशन पूछ रहा था क्या है। तो एक्सेलरेशन AC इक्वल टू, हेलो, हाँ हाँ बोले बोले, नहीं नहीं, हाँ 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 बोलते बोलते बोले बोले। हम्म, अच्छा, हाँ लगा दीजिए, बिल्कुल आराम से लगाइए।
ठीक है, लगा दीजिए, टाइम टेबल भेज दीजिए लगा कर। सेकंड के ऊपर क्या दिक्कत है? चलिए लगा दीजिए, सेकंड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब वो डेमो आधे घंटे का क्या रखे हैं, उसमें क्या होगा आधे घंटे में? और आधे घंटे में हो जाता है? कौन कहा आधा घंटा टाइम, कौन बोला है? नहीं तो आप पूछ लीजिए कि आधे घंटे पेपर हो जाता है डिस्कस। चलिए ठीक है, जैसा चाहिए वैसा करिए। ठीक, हाँ बेटा, नेक्स्ट। तो यहाँ पर बेटा कह रहा है कि पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर विथ ए कांस्टेंट स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? क्या है बेटा कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? अब दिया है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बेटा। AC बराबर क्या होता है? v²/r। हाँ, बहुत आसान बेटा, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो AC बराबर v का मान बेटा कितना है बेटा? v की वैल्यू है 6 मीटर पर सेकेंड, तो 6 का स्क्वायर कर दिए बेटा, अपॉन r, रेडियस कितना बेटा? 30 सेंटीमीटर, तो 30 इंटू 10 पावर सेंटीमीटर बेटा मीटर में बदल दिए, -2 कर दीजिए बेटा, -2 कर दिए बेटा। ठीक, तो -2 कर दो बेटा, यहाँ पे -2 सॉल्व कर दो बेटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो। देखिए तो AC बराबर कितना बेटा? 36 हो गया, अपॉन 30 इंटू यहाँ पे 10 पावर 2 कर दीजिए ना बेटा। अब यहाँ से इंटू हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। कितना आ जाएगा बेटा? अब यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो 6 से कट कर दिया बेटा, ये 5 हो गया, 6 से 6 हो जाएगा बेटा, और आ गया अब यहाँ पर कितना हो गया बेटा? तो ये आ जाएगा आपका 600 अपॉन 5, 120 बेटा आ जाएगा ना। तो आ गया बेटा ये 120, 120, तो 120 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द आंसर। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन बेटा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि हैवी स्मॉल साइज्ड स्फीयर इज सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ L एंड ना बेटा, ऑफ द लेंथ L एंड रोटेट्स यूनिफॉर्मली इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। कह रहा कि टाइम पीरियड ऑफ द कॉनिकल पेंडुलम इज। ओके बेटा, देखिए यहाँ पे क्या बेटा कि जैसे मान लीजिए कि ऐसे कर दिया जाए, जैसे मान लीजिए बेटा ये है, यदि एक सिंपल पेंडुलम है यह, ठीक, ये सिंपल पेंडुलम है, mg जस्ट एक्टिंग डाउनवर्ड ये है। अब इसको यदि मैं यहाँ पे ले लूँ, ऐसे तिरछा कर दूँ इसको ना, ऐसे कर दूँ, और एक टेंजेंशियल ऐसे वेलोसिटी थ्रो कर दूँ अब इसको, तो जब यदि ऐसे है, मतलब ऐसे है, यहाँ पे बंधा हुआ है और ये ऐसे है, तिरछा किया और टेंजेंशियल वेलोसिटी दे दिया इस तरह से, तो अब यह इस तरह से ऐसे घूमने लगेगा ना, ऐसे घूमेगा बेटा। देखिए देख रहे हैं बेटा, ऐसे इस तरह से घूमेगा। अब इस तरह से घूमने का मतलब ये हुआ कि यह जो रस्सी है, स्ट्रिंग है, यह एक प्लेन, एक कोन का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसको हिंदी में शंकु कहते हो। तो एक कोन बन रहा ना, तो बेटा एक कोन बना, यानी कि ऊपर का बिंदु एक ही है और नीचे सर्किल बन रहा है, यानी कि ये कोन का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके बेटा, तो अब यहाँ पर क्या होगा बेटा? अब यहाँ पे एक कोन का फॉर्मेशन हुआ, तो जब कोन का फॉर्मेशन हुआ बेटा, इसीलिए इसका नाम है ना, इसको कहते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ता है बेटा, कहा जाता है कॉनिकल पेंडुलम। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉनिकल पेंडुलम, इसे इसका नाम ही है बेटा कॉनिकल पेंडुलम। अब यह जब ये ऐसे टेंजेंशियल वेलोसिटी दिया बेटा, तो यह एक सर्किल पर, यह एक सर्कुलर पाथ पर इस तरह से घूम रहा है। ठीक, अब आपको बताना क्या बेटा? देखिए क्या बताना है, टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम। क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? अब आइए बेटा, अब यहीं पे मैं ले लूँ थोड़ा, इसी डायग्राम में से देख दिया, जो सॉल्व कर दिया बेटा, इसी डायग्राम से कर दूँ। देखो बेटा, ये स्ट्रिंग की लंबाई L है, तो यह मास यहाँ है बेटा, किसी समय मास ये है,
एम जी नीचे काम कर रहा होगा बेटा, ये टी हो गया, टी कॉस थीटा, और रस्सी में टेंशन यहाँ टी है बेटा, एक एंगल थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा, ये टी कॉस थीटा हो गया, और इधर क्या बना, ये बन गया टी साइन थीटा। रेडियस कहाँ है बेटा, यही सर्किल है, यही रेडियस हुआ, यही रेडियस बेटा, यही वाला, ठीक, ये रेडियस बेटा। अब सवाल ये है बेटा कि कौन सेंटीपीटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ना। देखिए अब इसको कौन सेंटीपीटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो बहुत दो बातें तो बहुत ही साफ दिख रही हैं कि टी साइन थीटा इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। देखो बेटा साफ दिख रहा है कि नहीं, टी साइन थीटा इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंटीपीटल फोर्स, और आर बराबर कितना बेटा, ये है एल और ये है आर, तो आर बराबर कितना हो गया, तो आर इक्वल टू एल साइन थीटा, तो देयरफॉर टी साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा बेटा, टी साइन थीटा हो गया बेटा, तो टी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो एम आर मतलब क्या हो बेटा, एल साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर, तो टी साइन थीटा को एम एल साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो टी इक्वल टू क्या हो गया, एम एल ओमेगा स्क्वायर, तो टी इक्वल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर हो गया बेटा, हो गया। अच्छा अब जाते देखो बेटा और क्या हो रहा है, टी कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, एम जी यानी कि वेट जो डाउनवर्ड काम का बेटा उसको बैलेंस कर टी कॉस थीटा। अब कैसा बेटा कि वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होता है, वर्टिकल टी कॉस थीटा बराबर एम जी है, यानी एम जी को बैलेंस किया हुआ है रस्सी का टेंशन टी कॉस थीटा। तो अब देखो बेटा साफ दिख रहा है कि टी कॉस थीटा का मान कितना बेटा, एम जी है ना बेटा, टी आंसर दिया है बेटा इसका सी मीन्स कौन सा ऑप्शन बेटा, टी का 2 पाई अंडर रियल कॉस थीटा अपॉन जी, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब बेटा प्रूफ करके देखते हैं कौन सा आता है, चलो बेटा, तो टी कॉस थीटा बराबर क्या हो गया बेटा, एम जी। अब जरा देखना बेटा यहाँ टी की वैल्यू टी कॉस थीटा बराबर एम जी है, तो यहाँ पर आइए रख दिया जाए एम जी, टी कॉस थीटा का मान, टी का मान निकालना बेटा, तो टी बराबर ना क्या मिलेगा, एम जी बाई कॉस थीटा। चलिए बेटा यहाँ वैल्यू पुट करो, तो एम जी अपान कॉस थीटा बराबर क्या होगा बेटा, एम एल ओमेगा स्क्वायर, एम जी बाई कॉस थीटा इक्वल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर, तो एम से एम कैंसिल, तो जी अपान कॉस थीटा इक्वल टू एल ओमेगा स्क्वायर, हो गया बेटा। अब जा देखना ओमेगा की वैल्यू निकालो बेटा, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या पा जाओगे, जी अपॉन एल कॉस थीटा पा गए। अब ओमेगा बराबर क्या मिला बेटा, तो ओमेगा बराबर पा गए अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा, और ओमेगा बराबर क्या होता है बेटा, 2 पाई ना अपॉन टी होता है, तो 2 पाई बाई टी अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा, तो टी बराबर क्या हो गया, 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी, दैट इज ए फैंटास्टिक आंसर। ठीक क्लियर है बेटा, तो बहुत ही आसान, तो आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बेटा कई बार आ चुका है। ओके नेक्स्ट, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेटा ये वेट अम्ब्रेला इज हेल्ड वर्टिकल एंड इज वेयर्ड अबाउट द हैंडल, ओमेगा का मान दिया है बेटा, ओमेगा का मान दिया है 3 रेडियन पर सेकेंड। if the rim of the umbrella is 0.5 meter and the height of the rim is so much अभी मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ बेटा, क्या दिया है, हाइट दिया है 4.9 मीटर और रिम की लंबाई दिया बेटा, इफ रिम ऑफ द अम्ब्रेला इज 0.6 मीटर, रिम का मान दिया बेटा ना, रिम का मान दिया है 0.6 मीटर एंड द हाइट ऑफ द रिम इज 0.9 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, देन द लोकस ऑफ द, ओके बेटा यहाँ पे ए वेट अम्ब्रेला, तो इफ रेन ऑफ रिम इज 0.6 मीटर,
एक मिनट बेटा, क्वेश्चन को थोड़ा देखना पड़ेगा। ओमेगा रिम का डायमीटर है कि रेडियस बेटा? रिम का वो डायमीटर दे रहा कि कह रहा बेटा, क्वेश्चन रियल यहाँ पे है कि ये वेट अम्ब्रेला एन वेट ओपन अम्ब्रेला इज हेल्ड वर्टिकल एंड इज वेल अबाउट द हैंडल at the uniform rate of the 3 radian per second. If the rim of umbrella is a circle of radius 0.6 मीटर, हाँ बेटा रेडियस है, तो बिना जब तक क्लियर नहीं होगा तो रिम मतलब क्या होगा, तो रेडियस बेटा। तो रेडियस बेटा, ये रेडियस ऑफ रिम ना, तो रेडियस बेटा, तो आर का मान 0.6 मीटर है एंड द हाइट ऑफ द रिम इज 0.9 मीटर। तो अब बेटा, अब कह रहा है इस क्वेश्चन में कि जो हाइट ऑफ द रिम इज 0.9 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, देन लोकस ऑफ द ड्रॉप ऑफ द सर्किल ऑफ द रेडियस। तो क्या बेटा कि जो सर्किल बनेगा, लोकस बनेगा, ड्रॉप की जो सर्किल बनेगी, कह रहा है बेटा कि उसका रेडियस क्या होगा। आइए चलिए देखते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए कि एक अम्ब्रेला ले लीजिए, राइट बेटा, हाँ ओपन करिए अम्ब्रेला छाता लीजिए बेटा, अम्ब्रेला लिया और ओपन खोल दीजिए, खोल दिया बेटा। चलिए अब ऐसे लगा लीजिए, हाँ ठीक। अच्छा, अब जैसे मान लो बेटा कि वो भीगा हुआ है, वेट अम्ब्रेला यानी भीगा हुआ अम्ब्रेला, बारिश हो रही है और अब ये उसकी हैंडल पकड़े हुए हाथ में। तो कभी कभी नहीं होता है कि ऐसे अम्ब्रेला हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम तो किए हुए हैं, अभी किए होंगे ना, कैसे घुमाते हैं ऐसे। तो जब घुमाते हैं तो जब घुमाइएगा हैंडल, वो मतलब जो हैंडल पकड़े हुए हैंडल उसका जब घुमाएगा तो पूरा अम्ब्रेला नाचता है ऐसे। तो यदि मान लीजिए बेटा कि जो उसकी तीलियाँ लगी होती है, लोहे की जो पतली पतली तीली होती है जिस पर कपड़ा लगा होता है अम्ब्रेला का, तो जो तीलियाँ होती है स्पोक्स, तो जब इसको घुमाएंगे आप तेज़ी से, विरलिंग यानी कि घुमा रहे, नचा रहे उसको, तो जो वाटर की ड्रॉप होगी, जो तीली पे वाटर की ड्रॉप लगी हुई है ना, तो वाटर की ड्रॉप टेंजेंशियल अलग होगी, डिटैचिंग फ्रॉम द स्पोक्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो वह जब उससे अलग होगी तो जा करके दूर गिरती है ना, दूर गिरेगी ना जाकर, और टेंजेंशियल प्रोजेक्ट होगी ऐसे, ठीक बेटा। अब जैसे मान लीजिए कि ये अम्ब्रेला की एक तीली कोई है, यानी कि स्पोक्स है ये, है ना, वाटर की ड्रॉप यहाँ पे अटैच है एक, और आप तेज़ी से इसको नचा रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो अब ये तेज़ी से ऐसे घूम रहा है सर्किल पर, ठीक ऐसे सब घूम रहा है। तो यहाँ से जो वाटर की ड्रॉप छूटेगी, तो जब भी ड्रॉप छूटती बेटा तो टेंजेंट है। जैसे मान लीजिए कि कोई कार वाला जा रहा है और कोई बाइक है, कुछ भी है, टायर में कोई कीचड़ लगा हुआ है, मड लगा हुआ है, तो ये पार्ट ऑफ स्मॉल मीन से डस्ट पार्टिकल, या क्यों कहें कि मड, कीचड़ का एक टुकड़ा मान लीजिए है, पहिया से अलग हुआ, तो ज्यों ही पहिए से अलग होता है तो टेंजेंट बना के हमेशा अलग होता है, ऑलवेज टेंजेंट ना, ज्यों ही अलग हुआ तो वह टेंजेंशियल वेलोसिटी को ही हमेशा फॉलो करता है। तो यह टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या, ऐसा टेंजेंट कहाँ है बेटा, ऐसे सर्किल ऐसे है, रिम ऐसे होगी, तो जब ये छूटा ड्रॉप तो ऐसे जा करके दूर गिरेगा ना, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ऊंचाई कितना बोला रिम की ज़मीन से, 4.9 मीटर ग्राउंड से। अब इसको समझना पड़ेगा थोड़ा, डायग्राम इसका 3D फिगर बन रहा है बेटा। तो ये जा करके गिरा आगे, अच्छा अब एक वहाँ गिरा तो एक उसके बगल में गिरा होगा, एक उसके बगल में, एक उसके बगल में, एक उसके बगल में, यानी कि बेटा ग्राउंड पर, ज़मीन पर ना ऐसे सब ड्रॉप गिरते चले जाएंगे बेटा, ऐसे सभी ड्रॉप गिरते चले जाएंगे दूर दूर। और अम्ब्रेला देखा जाए तो अम्ब्रेला तो ऊपर है और ये गिरा कहाँ पर है, ज़मीन पे, तो वाटर की ड्रॉप तो गिरी ज़मीन पर, तो जो ज़मीन पे गिरा तो एक सर्किल बना, इसी को कहते हैं बेटा लोकस। हिंदी में होता है बिंदु पथ, यानी कि जहाँ जहाँ गिरा सबको मिला दिया तो दैट विल कॉल्ड ए लोकस। अब छाता कहाँ है, अभी तो ऊपर है, छाता तो ऊपर है और ड्रॉप नीचे गिरी हुई है। कह रहा है कि इसका रेडियस बताओ क्या होगा। यस, वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। कह रहा है कि इसका रेडियस बताओ क्या होगा, ये है बेटा। अब यदि देखा जाए
तो इसका रेडियस बेटा सेंटर पर, मान लो कि हम यहाँ खड़ा होके अम्ब्रेला को इस तरह से रोटेट कर रहे थे, नचा रहे थे, स्पिनिंग कर रहे थे, तो यहाँ हम खड़े थे। अम्ब्रेला का डायमीटर बेटा, तो ये 3D में दरअसल सोचिएगा, 3D में कि यह वाटर गिरा है ग्राउंड पर, अम्ब्रेला है ऊपर, यानी कि अम्ब्रेला ना बेटा यहाँ है अम्ब्रेला, ओके, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द अम्ब्रेला, और वाटर की ड्रॉप यहाँ से छूटी थी, यहाँ से छूटी बेटा, और टेंजेंट बना के जाके नीचे ज़मीन पे गिरी हुई थी। तो यहाँ छूटी, यहाँ टेंजेंट बना के वहाँ गिरी है जाकर। कितना दूर जाके गिरी, हाउ मच अवे, माना x, तो हमेशा हम लोग लेते हैं x बराबर ut, तो ये जाके गिरी यहाँ पर, तो ये हुआ x, हुआ ना। और ये तो ये तो रेडियस है किसका, दिस इज द रेडियस ऑफ द रिम ऑफ द अम्ब्रेला, तो ये तो रेडियस हो गई r, x दूर जाके गिरा। अब बात रही ना बेटा कि रेडियस ऑफ द अम्ब्रेला जो है, तो दिस इज द रेडियस ऑफ द अम्ब्रेला, दिस इज द रेडियस ऑफ द लोकस, ये तो रेडियस अम्ब्रेला का था, और ये अब ये क्या बना, तो अब ये कैपिटल R बना। तो देखो बेटा अब कैपिटल R क्या हुआ, ये हुआ ना रेडियस ऑफ द, बेटा रेडियस ऑफ द किसका, रेडियस ऑफ द लोकस, और ये क्या था, रेडियस ऑफ रिम, और ये x क्या है, हाउ मच अवे ड्रॉप विल स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड, तो ये जहां ड्रॉप, वाटर ड्रॉप जहां पे जाके गिरी है। अच्छी तरह से डायग्राम कॉपी बना बेटा, 3D क्वेश्चन है, जल्दी इसका आंसर बच्चे नहीं निकाल पाते। हाँ, हमेशा कभी मतलब 1% बच्चा सही आंसर मारता है, इसका आता नहीं, बच्चों को समझ में नहीं आता डायग्राम कैसे, कहाँ वेल्ड किया जा रहा है, तो वाटर की ड्रॉप कहाँ पे गिर रही है, ये सब नहीं समझ में आता। अब हाइट कितनी ऊंचाई से ड्रॉप छूटा बेटा, तो दिया है 4.9, यानी कि ज़मीन से जो बेटा जो हाइट थी, तो h बराबर कितना था बेटा, तो ये था 4.9 मीटर, यानी कि अम्ब्रेला की ऊंचाई वाटर ड्रॉप की जहाँ से छूटा है उसकी ऊंचाई थी बेटा 4.9 मीटर। अब बहुत सीधी सी बात बेटा, देखो बेटा अब बहुत सीधी सी बात है क्या, कि कोई वस्तु जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट होती है तो जानते बेटा कि फ्री फॉलिंग का केस है, और फ्री फॉलिंग दो प्रकार का होता है, चाहे वस्तु को छोड़ दें या चाहे हॉरिजॉन्टल थ्रो करें। तो देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ द फ्री फॉलिंग इन द यूनिवर्स, आइदर ड्रॉप द बॉडी आर थ्रोन हॉरिजॉन्टली, या तो हॉरिजॉन्टल थ्रो करें। तो चलिए बेटा अब कितने ऊंचाई से थ्रो किया, टेंजेंसी कितने ऊंचाई से छूटा है, अम्ब्रेला की जो स्पोक्स जहाँ वाटर ड्रॉप है उस ऊंचाई क्या थी 4.9। तो अब देखो बेटा टी बराबर कितना, कितने देर में गिरेगा, तो दिस इज द केस ऑफ द फ्री फॉलिंग, तो 2 इंटू क्या बेटा 4.9, 2h अपॉन g, तो टी विल बी हाउ मच, 2 इंटू 4.9 upon g 9.8 means the t will be how much, 1 second. 4.9 into 2 9.8 कैंसिल हो गया, √1 means that is the t equal to 1 second. तो t equal to कितना हुआ बेटा 1 सेकेंड, ओके। और एक बात और ज़्यादा देखा जाए बेटा कि किस एंगुलर वेलोसिटी से उसको रोटेट किया जा रहा था, घुमाया, स्पिनिंग हो रही थी। तो एंगुलर वेलोसिटी अम्ब्रेला की बेटा, अम्ब्रेला की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ना, ओमेगा थी। तो अब देखो बेटा ओमेगा थी, यानी कि ओमेगा बराबर दिया 3 रेडियन पर सेकेंड दिया बेटा। तो v बराबर जानते बेटा आर ओमेगा होता है, तो v बराबर क्या हो गया आर ओमेगा, 0.6 मीटर दिया है 0.6 क्या बेटा रिम का रेडियस, तो 0.6 मीटर इंटू ओमेगा 2 पाई n, तो v बराबर कितना हो गया 0.6 इंटू 2 पाई नहीं बेटा वो 2 पाई n करने की जरूरत नहीं है, जानते हो क्यों, ओमेगा का मान दिया हुआ है
तो बेटा ओमेगा की वैल्यू बेटा ऑलरेडी दिया हुआ है, तो सीधे ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो बेटा। तो बेटा ओमेगा की वैल्यू 3 रेडियन दिया बेटा, तो इंटू 3 कर दोगे तो v बराबर आ गया ना बेटा 1.8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो वाटर की ड्रॉप जो बेटा जो अम्ब्रेला से छूटी है उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 1.8 मीटर थी। तो अब जैसे मान लो बेटा यहाँ पे देखो, जैसे मान लीजिए कि ये ऊंचाई था, ये ऊंचाई था और यहाँ से छूटा तो यहाँ पे गया, तो ऐसे तो किस वेलोसिटी से छूटा 1.8 मीटर पर सेकेंड से। अब होगा क्या, जाके पैराबोला बनाता हो जमीन पे यहाँ गिरा। अब वही गिर करके बेटा लोकस का फॉर्मेशन किया। अब कितना दूर जाके गिरा, x की वैल्यू हमको चाहिए बेटा। अब x बराबर क्या होता है, जान बेटा x बराबर ut होता है, यानी कि x बराबर v का मान अभी भी निकाले हो 1.8 और t का मान 1 सेकेंड आया हुआ है बेटा, तो x बराबर 1.8 मीटर आया। ओके बेटा, तो x वैल्यू पाए 1.8 मीटर। अब जा देखना बेटा, तो x वैल्यू आ गई, तो बेटा अब यहाँ पे आ जाइए डायग्राम पे, x वैल्यू आ गई बेटा, x वैल्यू आई 1.8 मीटर और ये r की वैल्यू दिया है 0.6 मीटर दिया है ना बेटा। रेडियस का मान दिया बेटा, देखिए आर्क रेडियस ऑफ द लोकस है। तो बेटा अब यहाँ से क्या करोगे, अब आपको r की वैल्यू फाइंड करनी है। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बेटा। अब देखिएगा r बराबर क्या हुआ, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो r बराबर कितना बेटा, r की वैल्यू है 0.6 का स्क्वायर प्लस x समान आया 1.8 का होल स्क्वायर आया बेटा। इसको सॉल्व कर दिया जाए तो चलिए सॉल्व करेंगे बेटा। तो r बराबर कितना, 0.6 यहाँ पे 0.6 यहाँ पर भी, कैसे, तो 0.6 का होल स्क्वायर ये है बेटा प्लस यहाँ पे क्या लिखा जाए 0.6 इंटू 3 लिख सकते हो ना बेटा, 0.6 इंटू 3 यानी 1.8 का स्क्वायर है बेटा। 0.6 वहाँ भी 0.6 यहाँ भी बेटा, तो r इक्वल टू क्या लिख सकता है 0.6 बाहर निकाल दिया, अंडर रूट कितना है बेटा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यहाँ पर हो गया बेटा, 3 का ये स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो गया। तो r इक्वल टू 0.6 और अंदर क्या हो बेटा अंडर रूट 10 हो गया, लिख सकते हैं आराम से, नो प्रॉब्लम। अच्छा बेटा यदि मैं इसको अंदर करना चाहूँगा फिर से 0.6 को, तो 0.6 का स्क्वायर अंदर चला जाएगा, तो r बराबर कितना है बेटा 0.6 का स्क्वायर करना पड़ेगा, या 0.6 का स्क्वायर 0.36 इंटू 10 हो गया, या r बराबर कितना है बेटा मल्टीप्लाई कर दिए अंडर रूट 3.6 मीटर। ओके, तो अंडर r क्या मान कितना है बेटा अंडर रूट 3.6, यानी कि आंसर है बेटा इसका, आइए आंसर चेक किया जाए। तो 0.6 3.6, तो 3.6 ऑप्शन लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक करें बेटा अपना। क्वेश्चन टेक्निकल है, हाँ बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कोई आप पहली बार देख रहे होंगे तो थोड़ा सा टेक्निकल पड़ेगा। अब अच्छी तरह से वीडियो का आपके पास है ही बेटा, 2 बार 3 बार अच्छी तरह से आप देखिए। मैं एक बार फिर से दिखा दूँ, कुछ छूटा हो तो देख लें एक बार। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा, क्वेश्चन एक बार फिर से देखें, शुरू से देखिए एक बार फिर से। क्वेश्चन ये है बेटा, ए वेट अम्ब्रेला इज हेल्ड वर्टिकल एंड इज विर्ड अबाउट द हैंडल। ओमेगा का मान दिया था। इफ द रिम ऑफ द अम्ब्रेला इज ऑफ रेडियस ना बेटा, इज ऑफ रेडियस ना बेटा 0.6 मीटर एंड द हाइट ऑफ द रिम इज 4.9 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, देन लोकस ऑफ द ड्रॉप ऑफ द सर्किल विल बी, बेटा ये था आंसर है डी ऑप्शन। क्या किया, तो यह था बेटा, ये था हमारा कौन सा अम्ब्रेला था, ये अम्ब्रेला था बेटा, ये अम्ब्रेला का रेडियस था। ये एक तीली को ले लिए जिसमें बेटा लोहे की जो तीली लगी होती है अम्ब्रेला में छाते में, अब ये एक तीली थी, इससे ड्रॉप गिरा और ये ग्राउंड है, ये ज़मीन पर है बेटा और ये हवा में ऊपर है ना, ऐसे छाता लिए हुए है, इसको घुमा रहे हैं, तो जो पानी की बूंद होगी वो जाके कुछ दूर पे गिरेगी, जब कंटिन्यू चारों तरफ गिरेगी ना, तो जो चारों तरफ गिरेगी ग्राउंड पर वो उसी को कहते हैं लोकस। अब उसी का रेडियस बताना था। तो ये बेटा ये ग्राउंड पर है, ये 4.9 मीटर ऊंचाई पर है अम्ब्रेला। तो जब बेटा अब ये अम्ब्रेला का रेडियस था और ये जितना दूर जाके गिरा है,
सीधे मिलाएंगे तो ये रेडियस बनेगा। अब r बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ 1D का भी कंसेप्ट है, सर्कुलर मोशन का भी कंसेप्ट है, ज्योमेट्री का भी कंसेप्ट है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए बेटा, तब आंसर इस तरह से फैंटास्टिक आंसर तभी निकलते हैं। ठीक बेटा, यही हम लोग का आंसर हो गया बेटा। ओके, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। चलो बेटा, अब कह रहा है ए कार इज द मूविंग इन ए सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ द रेडियस 10 मीटर। बेटा रेडियस दिया है विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो रेडियस भी 10 मीटर और एंड कांस्टेंट स्पीड भी 10 मीटर। ए प्लम बॉब इज द सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ द कार बी लाइट rigid rod of the length 1 meter, the angle made by rod is okay। चलो बेटा आ जाओ, देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है बेटा कि एक बार फिर से देखो बेटा, ए कार इज मूविंग इन ए सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ द रेडियस 10 मीटर, रेडियस ना बेटा 10 मीटर और स्पीड कितनी है 10 मीटर। चलो बेटा, अब यहाँ सपोज बेटा कि ये एक सर्कुलर रोड है, ये सर्कुलर रोड है और इसका रेडियस बेटा 10 मीटर, आर का मान दिया है 10 मीटर, और एक कार है बेटा, एक कार जा रही है, इस कार की स्पीड भी दिया है बेटा ना, v बराबर दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड भी बेटा दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। या चेक कर लो बेटा, स्पीड भी, हाँ 1 मीटर को लंबाई है बेटा रॉड की और 10 मीटर रेडियस है 10 मीटर, स्पीड है 10 मीटर बेटा। ठीक, चलो बेटा 3 वैल्यूज दी हुई है। अब देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है ना, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो कार है, कार की सीलिंग से एक लाइट रॉड मीन्स जिसका मासलेस है, यानी कि मास नहीं लेना, लाइट शब्द लग गया तो मास नहीं लेना। तो देखो बेटा, तो अब जैसे बेटा ये मान लो कार थी, अब कार को मैं अलग से दिखाऊँ समझने के डायग्राम को, एक कार थी, इसके सीलिंग से एक रॉड लगी हुई थी, ऐसे मासलेस रॉड थी, और उससे कह रहा है कि उसकी लंबाई 1 मीटर थी बेटा ना बेटा। देखिए कार बाई ये लॉन्ग, तो कह रहा है बेटा कि ये प्लम बॉब यानी कि ये कोई मास है, यानी सिंपल पेंडुलम शब्द सीधे शब्दों में समझ लीजिए बेटा, सिंपल पेंडुलम मान लीजिए। तो यह एक सिंपल पेंडुलम है बेटा, ठीक, और ऐसे हैंग कर रहा है, वो ऐसे हैंग किया हुआ बेटा, ये सिंपल पेंडुलम है, हैंग किया है। अब जब ये, अब बात समझिएगा, इनर्सिया नॉन इनर्सिया, कार किस में है बेटा, तो कार साफ दिख रही है भाई, इनर्सिया में है। कार के अंदर जो सीलिंग से बेटा, ये सीलिंग छत है, तो सीलिंग से जो पेंडुलम हैंग कर रहा है वो आ गया नॉन इनर्सिया में, या कि ये किस में आया बेटा, ये आ गया नॉन इनर्सिया। कार के पास एक्सेलरेशन कितना है, तो जानते बेटा कि AC होगा इसके पास, AC बराबर ओमेगा स्क्वायर आर, या AC बराबर v स्क्वायर बाई आर, जो भी लिखो बेटा ये होगा इसके पास। तो जितना, अब बेटा जब जो वस्तु जब नॉन इनर्शिया में होती है, जब कोई वस्तु नॉन इनर्शिया में होती है तो उतना ही एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में प्राप्त कर लेती है। तो यह अब ये किस में है, नॉन इनर्शिया में, वही एक्सेलरेशन पा गया इधर, AC डैश पा गया बेटा, उतना ही ओमेगा स्क्वायर आर पा गया ना, यानी कि v स्क्वायर बाई आर पा गया, चाहे ओमेगा लिखो बेटा चाहे v लिखो, तो v स्क्वायर बाई आर पा गया। तो अब ये क्या करेगा, मास इसके पास m है, तो जब ये मास है बेटा, और मास और AC का मल्टीप्लिकेशन एक फोर्स बनाएगा, जिसको कहते हो कौन सा फोर्स, सीडो फोर्स। तो अब यहाँ क्या लगा बेटा, सीडो, तो बेटा सीडो फोर्स हुआ, और ये सीडो फोर्स अब ये मास को दूर ले जाएगा अवे। तो यानी कि इसमें बेटा जो हैंग कर रहा था, अब ये आउटवर्ड फ्रॉम द रेडियस, यानी बाहर की तरफ जाएगा। तो फाइनल फार्मूला देखा जाए बेटा, फाइनली मतलब डायग्राम क्या बनेगा, तो बेटा अब हुआ क्या, ये कार थी, सपोज कर बेटा ये कार थी, इसका पहिया वहिया ले लिया जाए, एक कार थी, और अब ये रस्सी ऐसे हो गई, और रोड कहाँ पे बेटा हमारा, रोड ये था हमारा, रोड ऐसे था,
ठीक बेटा, और कार किधर जा रही थी बेटा, इधर जा रही थी। अब ये ऐसे हो गया रस्सी, और ये सीलिंग से एंगल बनाई थीटा, तो टेंशन कितना होगा इसमें, टी। टेंशन का नियम बेटा हमेशा फिक्स है, टेंशन ऑलवेज टुवर्ड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो टेंशन टी हो गया, यह एंगल बना बेटा थीटा बनेगा, ये भी थीटा, तो यहाँ क्या बना, टी कॉस थीटा। तो यहाँ क्या बना बेटा, एम जी। तो ये क्या बना, टी साइन थीटा बना बेटा। ओके, तो टी साइन थीटा। अब टी साइन थीटा बेटा क्या हुआ, अब इधर कौन सा फोर्स लगा बेटा, इधर लगा है आउटवर्ड की तरफ, कौन सा फोर्स लगा है, आउटवर्ड की तरफ लगा बेटा, क्या फोर्स, एम वी स्क्वायर बाई आर लगा बेटा, लगा ना। तो टी कॉस थीटा ऊपर एम जी को बैलेंस किया हुआ है, तो क्या मिल रहा बेटा, देखिए टी कॉस थीटा बराबर ना, तो बेटा टी कॉस थीटा बराबर, तो टी कॉस थीटा बराबर क्या मिला, एम जी, टी कॉस थीटा बराबर एम जी, और टी साइन थीटा क्या दे रहा है बेटा, टी साइन थीटा प्रोवाइडिंग एम वी स्क्वायर बाई आर। अब एक बार चेक कर लें क्वेश्चन बेटा, देखो बेटा, a car is moving in a circular horizontal track of the radius 10 meter with a constant speed of the 10 meter per second. A plumb bob is suspended from the roof of the car by the light rigid rod of the length 1 meter. लंबाई L का मान 1 मीटर दिया है बेटा, हो गया बेटा। अब जा देखिएगा, अब हुआ क्या कि अब देखा बेटा टी साइन थीटा अपान टी कॉस थीटा का मान देखा जाए तो क्या आ रहा है बेटा, टी साइन थीटा एम वी स्क्वायर अपान आर इंटू एम जी ना, एम जी, एम से एम हटा दीजिए, टी से टी हट गया, टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई बेटा, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गया एम वी स्क्वायर बाई आर। तो एम कितना है बेटा, मास, एम से तो हट गया ना, तो वी स्क्वायर बाई आर जी, वी स्क्वायर बाई आर जी बेटा, और टेन थीटा की वैल्यू आई, वी का मान दिया था 10 मीटर पर सेकेंड, अपान आर का मान भी 10, जी का मान भी 10, 100 अपान 100 कट के आ गया 1, हो गया बेटा। तो टेन थीटा की वैल्यू आई 1, यानी कि थीटा बराबर क्या हो बेटा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1, तो थीटा इक्वल टू हाउ मच, दैट इज द 45 डिग्री। तो देयरफॉर द आंसर इज, the answer is C option 45, that is the answer. Okay, next चौथा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग विद एन एंगुलर एम्पलीट्यूड 90 डिग्री। चलो बेटा ये अब क्या होता आइए देखा जाए। तो एंगुलर देखो बेटा, यानी कि एंगुलर एम्पलीट्यूड मतलब ये हुआ बेटा कि जैसे मान लीजिए कि यह सिंपल पेंडुलम है ना बेटा, मान लो बेटा कि यह एक सिंपल पेंडुलम सपोज करिए, ये सिंपल पेंडुलम है, ओके। और यह मैक्स, जब आप इसको इससे वेलोसिटी दे दीजिए तो मैक्सिमम इधर जा करके हॉरिजॉन्टल होता है यह, और फिर आया यहाँ मीन पोजीशन पर और फिर गया इधर, यानी कि हॉरिजॉन्टल, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल होता है यह। इसको कहते हैं बेटा, यानी कि जब हॉरिजॉन्टल होगा मीन्स कि यह एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है। कब होगा, जब यहाँ पहुँचेगा। तो यह बेटा अब यहाँ पे दिया है। अब थोड़ा सा पूरा टेक्निकल क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा एक्सेलरेशन डायरेक्टेड, यानी एक्सेलरेशन वर्टिकली अपवर्ड होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। अब ये एंगल दिया है 4 ऑप्शन, ये एंगल दिया बेटा। अब देखो एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए ठीक से। तो क्वेश्चन पढ़िए बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, A simple pendulum is oscillating with an angular amplitude 90 डिग्री, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ से गया तो फिर यहीं से वापस इधर यहाँ तक, फिर यहाँ से वापस ऐसे। अब आपसे पूछ रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, किस थीटा के किस मान के लिए। तो यहाँ से फिर 90 हटा दिया जाए तो क्या बेटा कि थीटा के किस मान के लिए
एक्सेलरेशन डायरेक्टेड यानी डायरेक्शन होगा किधर, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके बेटा, और ये आप किसके लिए, अब 1 2 3 तीन एंगल, तीनों को 3 एंगल होने हैं। अब यहाँ ऑप्शन दे दिया है बेटा, चेक करें, पहले क्वेश्चन अपना चेक करो बेटा। हो गया बेटा। अब आइए, अब हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि हो क्या रहा बेटा। देखिए, अब थोड़ा सा चलिए थ्योरी पर चलते हैं बेटा, थोड़ा सा। और बेटा, और थोड़ा थ्योरी पर आते हैं बेटा। हाँ चलिए, देखो देखा है बेटा, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम है बेटा, और इसको हम यदि वेलोसिटी दे दें, थ्रो कर दें, इस तरह से दें कि यह मैक्सिमम एक तरफ हॉरिजॉन्टल तक यहाँ पे आवे और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल जब इधर आवे तो यहाँ तक आए, और यहाँ वेलोसिटी दे दी बेटा, यानी कि इस तरह से सर्कुलर पाथ को फॉलो करें, इस तरह से सर्कुलर पाथ को फॉलो करें। यहीं पे वेलोसिटी यहीं तक जाना है, यानी कि यहाँ वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए, और यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए बेटा, वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए यहाँ पर, यही ना मतलब निकला। तो यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम रहे, वहाँ वेलोसिटी 0 हो जाए। तो जानते हो बेटा, अब मैं कहूँ आपसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, यहाँ पर कौन दे रहा है, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स तो भाई टेंशन, स्ट्रिंग में है टेंशन है वहाँ पर टी, और क्या होगा यहाँ, तो और क्या होगा, या mg होगा, तो mg तो यहाँ होगा। अच्छा, और इधर कौन होगा बेटा, तो इधर टेंशन टी यहाँ होगा, हमेशा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की तरफ होता है, हमेशा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की तरफ होगा टेंशन, तो mg यहाँ होगा ना, जब जा रहा होगा तो वेलोसिटी इधर होगी। ठीक, अब देखो बेटा, अब 2 पॉइंट तो हो गए। अच्छा, अब थीटा का एक मान और कह रहा कि कहीं बीच का बिंदु ले लिया जाए, मान लीजिए, मान बेटा कहीं बीच का बिंदु ले लिया। अब यदि बीच वाले बिंदु को देखा जाए तो बेटा ये थीटा बना, ये टेंशन टी यहाँ है, तो इसका कॉन्सेप्ट को क्लियर है बेटा आपको कि टी कॉस थीटा बनेगा, और सामने यहाँ बनेगा टी साइन थीटा बनेगा, है ना बेटा, टी साइन थीटा बनेगा। चलिए, अब यहाँ पर क्या बनेगा, ये mg बनेगा, तो इसके जस्ट अपोजिट क्या बनेगा बेटा, तो यहाँ पर बनेगा mg cos थीटा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, mg sin थीटा बनेगा बेटा ना, यानी कि t के जस्ट अपोजिट में mg cos थीटा आएगा, ये mg है बेटा, क्योंकि यह एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी हुआ थीटा, और जब ये हुआ थीटा बेटा, जब ये देखिएगा, जब ये वर्टिकल में, तो जब ये सीधी लाइन है वर्टिकल, तो जब ये हुआ थीटा तो ये भी हुआ थीटा, और जब ये हुआ थीटा तो इसके बेटा परपेंडिकुलर, मन में ऐसे सोचिए, सामने एंगल के सामने, तो यहाँ पर आएगा टी साइन, तो यह और यह दोनों पैरेलल है बेटा, तो यहाँ टी साइन तो ये भी टी साइन, तो ये क्या होगा बेस, तो बेस पर टी कॉस, यानी ये mg कॉस बना। क्लियर? अब देखो बेटा, अब मैं कहूँ कि यहाँ पर कितने एक्सीलरेशन दिख रहे हैं आपको, अब मैं कहूँ आपसे बेटा कि यहाँ पर आपको कितने एक्सीलरेशन दिख रहे हैं इस बिंदु पर, तो आप कहेंगे सर 2 दिख रहे हैं। हाँ पक्का 2 दिख रहे होंगे। कौन, एक तो है g और एक कौन, एक है AC, g डाउनवर्ड AC इधर, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई है, तो जब वेलोसिटी 0 हो गई बेटा तो AC बराबर होता है v²/r, और v का मान यहाँ कह रहा है 0 हो गया है, तो जब 0 हो गया तो AC 0 हो गया ना, तो यहाँ 2 एक्सीलरेशन दिख रहे थे कि मौके पर एक ही है, AC तो 0 हो गया है, तो जब वो 0 हो गया तो अकेला बचा g ना, तो एक ही एक्सीलरेशन है g। इसका मतलब कि एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन डाउनवर्ड किस बिंदु पर मिला, इस बिंदु पर मिला। तो उस समय थीटा का मान कितना था, उस समय थीटा का मान 90 डिग्री था। जब स्ट्रिंग यहाँ पे थी तो यह एंगल 90 था ना, 90 था ना बेटा, तो 90 था। मीन्स कि जो ऑप्शन में बोला बेटा, देखिएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, देखो बेटा वर्टिकली डाउनवर्ड यानी कि कब मिला है, जब थीटा का मान 90 डिग्री हो गया है। तो पहला ऑप्शन चेक करना है ना बेटा, कौन, तो पहला ऑप्शन
90 है और किसी में है नहीं, तो पहला ऑप्शन 90 किस में है, बी में, तो आंसर कौन होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बाकी सब रॉन्ग। एक एंगल से आंसर आ गया है कि नहीं। हाँ, हाउ मच फिजिक्स इज हाउ मच इजी, कितना आसान होती है फिजिक्स बेटा, देखो आ गया। अच्छा, लेकिन हम लोगों को तो सब चेक करना है, तो अब चलिएगा, अब हम लोग देखते हैं कि वर्टिकली डाउनवर्ड, नहीं बेटा एक सेकेंड, वर्टिकली अब पहले क्या था बेटा, वर्टिकली अपवर्ड था, देखो भाई गड़बड़ हो गया। देखो बेटा वर्टिकली अपवर्ड पहले था, तो हम लोग अभी एंगल तो वर्टिकली डाउनवर्ड का निकाले हैं ना बेटा, हम लोग एंगल किसका निकाले हैं, देखो ध्यान देना बेटा, हम लोग एंगल वर्टिकली डाउन निकाले हैं ना, ये तो वर्टिकली डाउन हुआ, और वर्टिकली डाउन यानी कि 90 डिग्री, या 90 डिग्री पर नंबर 3 पर दिया है बेटा, नंबर 3 पे दिया है, तो नंबर 3 पर जिसमें 90 है बेटा, देखो कौन है नंबर 3 पर 90 जिसमें हो, हाँ बेटा, तो चलो आ जाओ, जैसा आप ध्यान देना बेटा भाई, चलो बेटा, तो यहाँ पर बेटा पहले क्या था 0 डिग्री यहाँ दिया हुआ है ना, इसमें कौन सा दिया बेटा, ये बी ऑप्शन दिया हुआ है, बेटा ऑप्शन फिर से चेक कर लिया जाए, तो पहले पहले बेटा कौन है, पहले है हम लोग का वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि अब साफ दिख रहा है कौन सा होगा बेटा, तो ओ नहीं होगा तो ये होगा, क्यों देख बेटा, क्यों 90 यहाँ है, तो 90 3 नंबर वाला की वर्टिकली डाउनवर्ड कब होगा बेटा, जब 90 डिग्री होगा, तो अब 90 डिग्री वर्टिकली 3 बेटा 3 नंबर के लिए 2 दिए, यहाँ पर भी है और कहीं है, हाँ यहाँ पर भी है, एक और है, तो यहाँ पर या तो ये होगा आंसर या तो ये होगा आंसर, 3 नंबर होगा बेटा या तो फिलहाल अभी यहाँ इसको हटा दें, ठीक बेटा। चलिए अब आजा बेटा फिर एक और चेक कर लिया जाए, वर्टिकली डाउनवर्ड कब होगा, तो क्लियर हो गए हम लोग, अब वर्टिकली अपवर्ड कब होगा, चलो बेटा अब उसको देखते हैं, तो अब यहाँ पे आ जाओ बेटा, डायग्राम जहाँ पे है वहाँ पे आ जाओ, देखना। अच्छा बेटा अब जैसा इस बिंदु पर आ जाओ, तो चलो अब जैसा इस पॉइंट पे आ जाइए, तो यहाँ पर क्या था बेटा, mg डाउनवर्ड, टेंशन ऊपर, mg बेटा mg डाउनवर्ड, mg डाउनवर्ड, टेंशन ऊपर, तो जब बेटा सर्कुलर मोशन यदि हो रहा है, तो जानते हो कि सर्कुलर मोशन हो रहा है बेटा, तो हर हाल में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, रेडियस पर होगा, टुवर्ड द सेंटर होगा, तो यहाँ पर एक एक्सेलरेशन तो फिक्स है ही, कौन, AC, ये तो फिक्स ही है, और G हमेशा फिक्स है, तो नेट एक्सेलरेशन क्या हुआ, एक AC ऊपर और G नीचे, नेट एक्सेलरेशन हर हाल में सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन यहाँ मैं कहूँ कितना हुआ, तो जो नेट एक्सेलरेशन हुआ A इक्वल टू ना हुआ बेटा, A बराबर क्या हुआ, कहेंगे AC माइनस G, यानी कि हर हाल में AC को G से ज़्यादा होना चाहिए। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों, इसलिए कि यदि G ज़्यादा हो जाएगा तो नेट एक्सेलरेशन तो नीचे हो जाएगा, और जब नेट एक्सेलरेशन नीचे हो जाएगा तो नेट फोर्स भी नीचे हो गया डाउनवर्ड, तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स चूंकि बेटा यहाँ मस्ट है सर्कुलर मोशन के लिए, तो जब जहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स है वहीं एक्सेलरेशन भी होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स अपवर्ड, एक्सेलरेशन भी अपवर्ड, तो इसका मतलब कि G का मान कम, AC का मान ज़्यादा, तो नेट एक्सेलरेशन अपवर्ड, तो नेट एक्सेलरेशन बेटा इस बिंदु पर नेट एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा, नेट एक्सेलरेशन अपवर्ड, और जब अपवर्ड हुआ तो एंगल बेटा यहाँ पर जब स्ट्रिंग यहाँ पे आ गई है, तो एंगल वर्टिकल से कितना बना 0, तो थीटा बराबर 0 डिग्री, यानी अब आप उस ऑप्शन को देखिए कि जिसमें ना बेटा, आइए अब आप उस ऑप्शन को देखिए बेटा कि वर्टिकली अपवर्ड के लिए 0 डिग्री दिया है, वर्टिकली अपवर्ड के लिए बेटा 0 डिग्री दिया है, तो वर्टिकली अपवर्ड के लिए थीटा बराबर 0 डिग्री, तो पहला कौन सा हो, वर्टिकली अपवर्ड के लिए 0 हो, 3 नंबर पर 90 हो,
तो पहला कौन हो बेटा, 0 हो, 3 नंबर पर 90 हो, दैट इज योर फाइनल आंसर। आंसर इज ए। अब यहाँ पे एक बात और बेटा, कास इनवर्स 1/3 कैसे आएगा। अब ये 2 नंबर पर कास इनवर्स 1/3 है, 2 नंबर पर क्या बोला है, आइसोलेशन नेट आइसोलेशन हॉरिजॉन्टल हो जाए। अब चलिए हम प्रूफ करके दिखाते बेटा कैसे होगा। अब फिर से ले लिया जाए केस बेटा, आंसर है बेटा ए इसका। हाँ देखिए लिखा हुआ हो। अब आ जाए बेटा, अब सपोज करिए कि किसी समय यह यहाँ पे था पेंडुलम ना, कभी किसी समय यहाँ पे था बेटा, और हाँ किसी समय यहाँ पे था, ठीक बेटा। अच्छा अब ये तो क्लियर है बेटा हम लोग कि यह एंगल थीटा था, ये था टेंशन टी, ये था टी कॉस थीटा, ये था एम जी, और ये था एम जी कॉस थीटा, और ये क्या था बेटा, टी साइन थीटा था ना। ये सारी बातें थी। और हम लोगों को बताना क्या बेटा, हम लोगों को बताना है कि कब आइसोलेशन हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो मान लिया कि अब यहाँ पर क्या क्या कौन कौन से आइसोलेशन बेटा दिख रहे हैं हम लोगों को। तो हम लोग को जो आइसोलेशन दिख रहा है बेटा, एक आइसोलेशन तो ये है पक्का, जी है जस्ट डाउनवर्ड, और एक आइसोलेशन बेटा ये है AC। तो एक यहाँ और एक यहाँ, यहाँ है G और यहाँ है AC। इन दो के बीच में बेटा जानते हो, दो वेक्टर का रिजल्टेंट उनके बीच कहीं होता है, तो जरूर यहाँ कहीं पर नेट आइसोलेशन कहीं बीच में हॉरिजॉन्टल यहीं मिलेगा। माना कि थीटा डिग्री पर ऐसा हो रहा है, माना कि थीटा डिग्री पर बेटा ऐसा हो रहा है, तो ये थीटा है तो यह भी थीटा बना, ये टी कास थीटा इक्वल टू एम जी बना बेटा। अब यदि मैं कहूँ कि यहाँ पर टी कॉस टी ना बेटा, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बोलो बेटा जल्दी, एफ सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, टी माइनस एम जी कॉस थीटा लिखेंगे ना बेटा। देखिए टी माइनस एम जी कॉस थीटा कहाँ पर, अरे भाई सेंटर ये है ना बेटा, सेंटर ये है, और ये बॉब कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यह मास हॉरिजॉन्टल बेटा यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से ऐसे ऐसे घूम रहा है बेटा, तो यहाँ तक ये जा रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जा रही है, फिर वापस आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, ऐसे, ठीक, ये इस तरह से घूम रहा है बेटा। तो सेंट्रीपिटल सेंटर ये है, तो सेंटर ये है, तो यह हुआ रेडियस, और रेडियस पर बेटा ये टी है और ये एम जी कास अपोजिट में है, अपोजिशन में है, तो नेट फोर्स ही प्रोवाइड करता है, और नेट फोर्स सेंटर की तरफ होना चाहिए, लाइन द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, तो टी माइनस एम जी कास थीटा, तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा प्रोवाइडिंग एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आर क्या मीन्स, ये आर बेटा रेडियस ना बेटा, कैपिटल आर कर दिया जाए, तो ये है बेटा आर ना, आर है बेटा आर, हो गया बेटा। चलिए अब क्या करेंगे बेटा, जब यहाँ से यह ड्रॉप किए ना, तो जानते हैं 1D का कंसेप्ट जब लगाएंगे बेटा, तो ये मान लिया जाए कि ऊपर से ये हाइट है h, ये इतना हाइट है h बेटा, तो यहाँ से जब ये गिरा h हाइट, तो यहाँ पहुँचने के बाद बेटा, यहाँ पहुँचने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हुई होगी, कितना हाइट गिर रहा है, h हाइट, h हाइट गिर रहा था, तो यहाँ पहुँचने के बाद वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, तो वेलोसिटी v बराबर √2gh हो जाएगी ना। हाँ h हाइट गिरने पर बेटा वेलोसिटी जानते बेटा कि चाहे तिरछा गिरे चाहे वर्टिकल गिरे, वेलोसिटी ओनली डिपेंड ऑन द हाइट, तो v बराबर √2gh। अब देखो बेटा, अब यहाँ लिख सकते हैं t माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू m इंटू 2gh अपॉन r, लिख सकते बेटा आराम से, हाँ आराम से लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखो बेटा क्या हो सकता है, अब ये t यदि इसको मैं उधर कर दूं, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा प्लस m इंटू 2gh अपॉन r, लिख सकते बेटा, देखिए ले सकते हो। अच्छा अब जानते बेटा कि मिला हुआ है हम लोगों को ना, t
टी कॉस थीटा बराबर एम जी मिला हुआ था, तो टी बराबर कितना हो गया, एम जी अपॉन कॉस थीटा हो गया बेटा। अब टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे रख दो बेटा एम जी ना बेटा, एम जी अपॉन क्या, कॉस थीटा बराबर एम जी अपॉन कॉस थीटा बराबर कितना हो गया बेटा, इधर कितना मिला, एम जी कॉस थीटा प्लस 2 जी अपॉन 2 mg h अपॉन आर मिला बेटा। हो बेटा। अब देखिए बेटा h बाई आर बराबर किसके है, जो हम लोग को यहाँ पर चेक करना है। और एक चीज बेटा ये कि अब यहाँ से mg यहाँ भी है, mg यहाँ भी बेटा, mg यहाँ भी है, तो फिलहाल पहले अब ऐसे कर दीजिए कि 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या बेटा, कॉस थीटा प्लस 2h अपॉन आर। अब जहाँ डायग्राम में दो बेटा कि h बाई आर बराबर किसके है, h बाई आर बराबर किसके है, डायग्राम में दो चेक करो बेटा, h बाई आर दो बेटा, यहाँ पे ये है h, ये बेटा ये हाइट h है, और ये है r रेडियस बेटा, ये ना ये r है, h अपॉन आर यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो बेटा, h अपॉन आर होगा ना। देखिए डायग्राम में देखो बेटा, हो गया। अब देखना बेटा, तो अब जो मिला है हम लोगों को लास्ट में, बेटा अब जो मिला है हम लोगों को h बाई आर, तो h बाई आर कॉस थीटा है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा हो गया। अब कॉस थीटा 3 कॉस थीटा हो गया बेटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर 3 कॉस थीटा हो गया बेटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन 3 हुआ, तो कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन √3 हुआ, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1 अपॉन √3 हुआ। दैट इज द फैंटास्टिक आंसर। क्लियर बेटा, हो गया। तो थीटा इज द, थीटा बाप कितना बेटा, कॉस इनवर्स 1 अपॉन √3। ओके क्लियर। तो सारा प्रूफ वीडियो आपके पास है बेटा, सब शुरू से लेकर के अच्छी तरह से देख डालेंगे, अच्छी तरह से पूरा बेटा क्या क्यों कैसे आया है ना, सब कुछ फर्स्ट क्लास का बेटा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, और अब है बेटा कह रहा है कि ए कॉइन ऑफ द मास m इज प्लेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द ग्रामोफोन एट डिस्टेंस r डिस्टेंस पर रखा है बेटा। एक कॉइन है, सिक्का एक है, फ्रॉम सेंटर से फ्रिक्शन म्यू है। अब कह रहा बेटा कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, कॉइन डज नॉट स्लिप इफ, तो बेटा कि एक कॉइन स्लिप नहीं करेगा यदि, इफ क्या बेटा, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आइए बेटा किस पे मारेंगे निशान ना, तो आजा बेटा क्या है, चलिए समझाऊंगा आपको। आइए फटाफट डायग्राम बनाते बेटा, चलिए। तो देखो बेटा ध्यान दीजिएगा कि ये सपोज करिए कि ग्रामोफोन मतलब जानते बेटा, पहले, अब नहीं, अब तो जमाना मतलब देख रहे बेटा कि पेन में ही सारी कैमरा और उसी में रेडियो वीडियो सब कुछ आ जा रहा है। तो अब पहले की बात है बेटा कि तो बड़े बड़े ना, पुराना हो सकता है कभी डायग्राम हो गया, किताब उताब में देखे हो डायग्राम टीवी कहीं पे, तो बड़ा बड़ा पहले गाना सुनने के लिए ना ग्रामोफोन होता था, तो इतना बड़ा बड़ा तावा लगता था उसमें, हाँ डिस्क टाइप का, डिस्क तो अब भी हो सकता है देखे हो, तो बड़ा बड़ा काला काला तावा लगता था, उसी में 10-20 गाने होते थे, लगा दिया जाता था, वैसे घूमता था ना, और उस पर जो मतलब एक मैग्नेटिक नीडल होती थी उस पर, तो वह ऐसे आगे बढ़ता जाता था कंटिन्यू, और फर्स्ट क्लास का गाना सुनाते थे लोग बैठ करके। तो अब बदल गया सब कुछ ना बेटा। चलिए फिलहाल, तो अब यह एक ग्रामोफोन है सपोज का बेटा, और कह रहा है कि यह ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है। ए क्वाइन मास m इज प्लेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द ग्रामोफोन, यानी उसी ताबे की बात जो हो रही है, ग्रामोफोन एट डिस्टेंस r ना बेटा। तो यहाँ पर अब मान लो बेटा कि ये ग्रामोफोन है, उसका तावा है बेटा, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड बोलते हैं इसको,
अच्छा, और यहाँ एक सिक्का रखा हुआ और ये सेंटर है इसका, और ओमेगा इसकी वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है, और आर डिस्टेंस पर एक कॉइन रखा हुआ, ये डिस्टेंस आर बेटा, ये कॉइन एक रखा हुआ। अब देखो बेटा मैकेनिक्स जिसका मतलब डायनामिक्स क्या है सर्कुलर मोशन का, तो ये वीडियो में मैं बेटा पीछे बहुत ही फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त बिल्कुल ये नंबर का मस्त दिया गया है। इनर्शिया क्या होती है, नॉन इनर्शिया क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, बहुत ही टॉप दिया बेटा। अब ये टेबल किस में है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, पहले से घूम रहा है, तो ये इनर्शिया में है बेटा। कॉइन किस में है, नॉन इनर्शिया में है, नॉन इनर्शिया में बेटा। तो तुरंत क्या होगा, अब इसके पास तो जानते बेटा कि इसके ग्रामोफोन पर, तो ग्रामोफोन के पास बेटा जो घूम रहा है कंटिन्यू, तो ग्रामोफोन के पास ना तो एक एक्सेलरेशन था AC, तो वही एक्सेलरेशन या कॉइन क्या किया, कॉइन नॉन इनर्शिया में है, तो वही एक्सेलरेशन किधर पा गया, अपोजिट डायरेक्शन में पा गया, वही एक्सेलरेशन पाया अपोजिट डायरेक्शन में। मास इसका कितना था बेटा, m इसका मास था कॉइन का, तो mg डाउनवर्ड लग रहा था, तो नॉर्मल लग रहा था ऊपर, तो अब बेटा ये वही पा गया AC। अब मास से मल्टीप्लाई हुआ और बन जाता है, इसी को कहते बेटा सीडो फोर्स, और आप दूसरे भाषा शब्दों में कहते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बेटा देखो अब FC डैश बराबर m ओमेगा स्क्वायर r ना, और यही कहलाता बेटा सेंट्रीफ्यूगल ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता बेटा। तो दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर हो गया। अब देखो बेटा, तो जब अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, इसको स्लाइड करेगा बाहर की तरफ, तो अब इसमें फ्रिक्शन होगा तभी रोकेगा। अब इसका फ्रिक्शन सरफेस पर बेटा, अभी आप फ्रिक्शन काम किया अपोजिट डायरेक्शन में FR, फ्रिक्शन इसके स्लाइडिंग का अपोज करेगा। अब फॉर स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, फॉर स्टेबिलिटी ना तो सिक्का न स्लाइड करे, तो हर हाल में FR की वैल्यू दैट शुड बी ग्रेटर देन सीडो फोर्स FC डैश, मीन्स कि म्यू n का मान दैट शुड बी ग्रेटर देन FC डैश, मीन्स m ओमेगा स्क्वायर R, m ओमेगा स्क्वायर R से हर हाल में ज़्यादा होना चाहिए बेटा, होना चाहिए ना, तभी वो सिक्का स्टेबल रहेगा। अच्छा अब क्या हुआ फिर बेटा इसके बाद, अब देखो बेटा, अब n बराबर तो 7 दिख रहा है, ऊपर n नीचे n बेटा, तो n बराबर तो mg है ना, तो n बराबर mg। अब n का मान रखो बेटा, म्यू m g, n बराबर mg, म्यू mg बराबर क्या हुआ बेटा, m ओमेगा स्क्वायर R हो गया। अब बेटा अब यहाँ से बेटा m से m हटा दीजिए, ओमेगा की वैल्यू कितनी हुई, ओमेगा स्क्वायर दैट शुड बी लेस देन म्यू g अपॉन R। ओके। अच्छा अब देखो बेटा, तो ओमेगा का मान हर हाल में अंडर रूट म्यू जी अपॉन R से कम चाहिए ना, इससे कम चाहिए, तब क्या होगा, कॉइन विल बी स्टेबल, तब कॉइन स्लाइड नहीं करेगा। ओमेगा शुड बी सो मच लेस देन म्यू जी बाई R, तो ओमेगा शुड बी लेस देन म्यू जी बाई R। The option is C option is the correct option. Okay, अगला क्वेश्चन चौथा नेक्स्ट, कहा कि ट्राइकॉट इज अटैच्ड विथ द वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ अनस्ट्रेस्ड लेंथ L, द स्ट्रिंग ओबेज हुक्स लॉ ना बेटा। चलो तो अभी फिलहाल अभी एक सेकेंड बेटा, चलो बेटा, तो अब थोड़ा सा एक काम करते हैं कि अभी तो पूरा लंबा क्वेश्चन बाकी है बेटा, और अभी हम लोग को चल रहा है 13 क्वेश्चंस, और यहाँ पर लिस्ट है बेटा, कितने का लिस्ट अभी है हम लोगों का, अभी 29 क्वेश्चंस आर देयर, यानी कि 30 क्वेश्चन है बेटा, और अभी लिस्ट, और इसमें रात में बज रहा है ना 11:35, तो इट इज़ नाउ 11:35। ओके, तो हम भी खाना खा लें, आप खा चुके होंगे हैं, आप खा चुके होंगे बेटा, तो हम भी थोड़ा सा खाना खा लें, क्योंकि अभी तो वीडियो लेंदी है बेटा,
और अभी अब देखते यही क्वेश्चन आपके सामने है, तो अभी ये क्वेश्चन पूरा टाइम टेकिंग है बेटा, समझाने में समय लगेगा। तो देखो बेटा जरा चेक कर लेते हैं अभी क्या क्या बेटा। ये है क्वेश्चंस, तो कौन से नंबर पे बेटा 14 नंबर सॉल्व कराना था। अब देखो बेटा 15 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बेटा, ये भी सब ज़बरदस्त क्वेश्चन बेटा। तो चलिए फिलहाल तो अभी आगे सब कुछ है बेटा, और मैं क्वेश्चन को है मेरे पास, तो मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ बेटा। ये सर तो ये तो हो चुका है, और चलो बेटा तो क्वेश्चन हालांकि अब आगे तो आसान भी कुछ है। चलो बेटा ठीक है, तो फिलहाल अभी यहाँ रोक दिया जाए, अब इसको 2 पार्ट में कर दे रहे हैं, ठीक बेटा। तो इसको 2 पार्ट में, थोड़ा हमें खाना खा बेटा, तो 2 पार्ट में कर देते हैं। तो अभी फिलहाल यह 1 घंटा लगभग 53-54 मिनट का वीडियो हो गया बेटा, तो ये खुद ही लेंदी हो गया है। तो आप तुरंत इसके बाद बेटा दोनों बैक टू बैक, यानी दोनों वीडियो लगातार एक ही साथ आपको मिलेंगे। तो ओके बेटा, तो बेस्ट ऑफ लक, मैं मिलता हूँ जस्ट आफ्टर द ब्रेक। तो ये एक कमर्शियल ब्रेक लिया जाए बेटा, यानी लंच ब्रेक लिया जाए, तो एक लंच ब्रेक लिया जाए बेटा, और अभी जस्ट इसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आ जाए बेटा, तो यहीं पर ऐसे रहने देते हैं बेटा, अभी मैं तुरंत यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके बेटा, ओके, तब तक आप पढ़िए बेटा, मैं तुरंत जस्ट इस वीडियो तुरंत बाद आ रहा बेटा, डोंट वरी। ओके, फिर मिलते हैं जस्ट।